तो एपिसोड के शुरू में हम एक लड़के को देखते हैं जो कि स्कूल में ब्रेकफास्ट कर रहा होता है और इसका नाम गांता होता है। तभी उसकी फ्रेंड आती है, इसका नाम मिमी होता है। तब मिमी उससे पूछ रही होती है कि वह क्या देख रहा है। तब गांता बताता है कि वो डेडमैन वंडरलैंड जेल को देख रहा है, जहाँ पे हमारी स्कूल की ट्रिप जाने वाली है। भले ही वो एक जेल है, पर वो लोग इसे अम्यूजमेंट पार्क कह रहे होते हैं और यहाँ पे जाने के लिए वो एक्साइटेड भी होते हैं। पर आखिर जेल में जाने के लिए कौन एक्साइटेड होता है? खैर, इसके पीछे का कारण हमें आगे पता चलेगा। आगे क्लास शुरू हो जाती है। तब गांता जस्ट बाहर देख रहा होता है। तभी वो एक रेड मैन को देखता है जो कि हवा में उड़ रहा था। तब ये बात वो पूरी क्लास को बताता कि तभी वो रेड मैन उन पे हमला करता है। तब कुछ देर बाद गांता को होश आता है। तब उसके चारों ओर बस खून ही खून होता है। तब वो कुछ समझता कि तभी उसे मिमी दिखती है। तो वो उसे बातें करता है कि तभी उसे रियलाइज होता है कि उसका सिर धड़ से अलग हो गया है और उस सिर को उसी रेड मैन ने पकड़ रखा है। जिसके बाद वो रेड मैन गांता के पास जाता है और ये सीन यहीं पे एंड होता है। फिर जब उसे वापस होश आता है तो वो अपने आप को एक हॉस्पिटल में पाता है। तभी वहां पे कई सारे लोग आते हैं और वो सभी पुलिस ऑफिसर थे। तो वो उसे बताते हैं कि उसे 29 स्टूडेंट्स को मारने के जुर्म में उसे अरेस्ट करा गया है। तब ये न्यूज़ पूरे जापान में तेजी से वायरल हो जाती है कि एक 14 साल के बच्चे ने 29 स्टूडेंट्स को ब्रूटली मार दिया है। फिर आगे वो गांता को जेल में ले जा रहे होते हैं। तभी गांता उन्हें समझाता है कि उसने कुछ भी नहीं करा है, पर कोई भी उसकी बात पर यकीन नहीं करता है। तब उसे याद आता है कि उस रेडमैन ने गांता के चेस्ट पर हमला करा था। तो उन्हें अपनी चेस्ट दिखाता है, पर वहां पे कोई भी चोट नहीं होती है। तब उसके पास एक आदमी आता है, इसका नाम तामाकी होता है और ये एक वकील होता है। फिर वो उसे प्रॉमिस करता है कि वो उसकी पूरी मदद करेगा, वो बस ज्यादा चिंता ना करे। तब ये सुनकर गांता थोड़ा खुश हो जाता है कि कोई तो उसके साथ है। जिसके बाद हम तामाकी के ऑफिस में देखते हैं, जहाँ पे गांता उन्हें सारी बातें समझाता है कि आखिर उसके साथ क्या हुआ। वो रेडमैन के बारे में भी उसे बताता है और ये सारी बातें तामाकी ध्यान से सुन रहा था। आगे सीन कोर्ट रूम में जाता है, जहाँ पे गांता का आज फाइनल वर्डिक्ट होने वाला था। उस कोर्ट रूम में उन सभी बच्चों के पेरेंट्स भी आए होते हैं। तब जज अपना फाइनल वर्डिक्ट बताता है कि गांता को फांसी की सजा होगी। तब पुलिस ऑफिसर उसे वहां से ले जा रहे होते हैं। तो गांता सबको समझा रहा होता है कि मैंने कुछ भी नहीं करा है। तब कुछ पेरेंट्स गांता को पकड़कर उसे पीटने लगते हैं। तब एक पेरेंट्स का फोन गांता के बाजू में गिरता है और उसमें एक वीडियो प्ले हो जाती है। उस वीडियो में गांता और तामाकी के बीच में बातें हो रही होती हैं। तब गांता तामाकी को ये कह रहा होता है कि उसने ही सभी को मारा है, पर मैं एक माइनर हूँ तो मुझे कुछ ज्यादा नहीं होगा, और वैसे भी जो वेपन है मैंने ऐसी जगह पर छुपा के रखा है कि वो किसी को भी नहीं मिलेगा। और ऐसे ही कई सारी बातें वो उस वीडियो में कहता है, जिससे अगर कोई गांता के साथ खड़ा भी होना चाहता होगा ना, तो वो भी उस वीडियो को देखकर गांता को मारना चाहेगा। और हाँ, अगर तुम कंफ्यूज हो रहे हो कि गांता ने ये सब क्यों कहा, तो मैं बता दूं कि ये वीडियो फेक है। किसी ने इस वीडियो को बहुत ही बेहतरीन तरीके से एडिट करा है। पर हाँ, कोई तो है जो गांता को फंसाना चाहता है। फिर वो गांता को डेडमैन वंडरलैंड जेल में ले जाते हैं। पर आखिर ये जेल है क्या? क्योंकि एपिसोड के शुरू में भी गांता और उसकी फ्रेंड इस जेल की ट्रिप के लिए एक्साइटेड थे। तो 10 साल पहले स्पेस से कोई अनजान चीज टोक्यो सिटी पर गिर जाती है, जैसे पूरी टोक्यो सिटी डिस्ट्रॉय हो जाती है। फिर ये डेडमैन वंडरलैंड टोक्यो में बनाया गया, जिससे कि वो टूरिस्ट को अट्रैक्ट कर सके, और इससे जो प्रॉफिट होगा उससे वो टोक्यो सिटी को रिकवर या इस सिटी पर जो लोन था वो कम कर सके। आई नो तुम सोच रहे होगे कि आखिर लोग इन क्रिमिनल्स को देखने के लिए क्यों आते हैं, तो इसके पीछे का रीजन हमें थोड़ी देर में ही पता चल जाएगा। खैर, आगे गांता उस जेल में पहुंच जाता है। तब उसके साथ कई और क्रिमिनल्स भी थे। तो वहां पे एक ऑफिसर आती है, इनका नाम मकीना था, और इस जेल को प्रोटेक्ट करने का काम इन पे ही था। आगे वो उन्हें बताती है कि डेडमैन वंडरलैंड ये बहुत ही यूनिक जेल है, और साथ ही में यहाँ पे बहुत ही स्ट्रॉन्ग सिक्योरिटी भी है। और हाँ, उनका इस्तेमाल करेंगे वो शोज और सर्कस में, जिससे वो उनसे पैसे कमा सके। फिर वो कहती है कि उनके गले में जो कॉलर है उसमें कई सारी चीजें हैं, और साथ ही में उसमें जीपीएस ट्रैकर भी है। और हाँ, अगर जरूरत पड़ी तो बस उस कॉलर से वो उसे मार भी सकते हैं। तभी वहां से एक लड़का जा रहा था और उसके पास कई सारा सामान था, और वो गलती से गांधा के ऊपर गिर जाता है। तो वो गांधा की मदद करता है खड़ा होने के लिए। इस लड़के का नाम इसुगुरु था,
और ये भी एक क्रिमिनल था। तो कैप्टन मकीना उसे कहती है कि जो उसने गांता से चुराया है वो उसे वापस लौटा दे। तब इसुगुरु उनके सवाल का जवाब देने के बजाय वो यही कह रहा था कि उसने गांता को देखा ही नहीं और वो गलती से उस पर गिर गया। तो कैप्टन मकीना अपनी तलवार से उस पर हमला करती है, जिससे वहां पे बहुत ही बड़ा घाव बन जाता है, जिससे वो वहीं पर गिर जाता है। फिर वो कहती है कि वो लोग ना ही इस रियलिटी से और ना ही इस जेल से भाग सकते हैं। आगे गांता वहां पे काम कर रहा था, तभी उसे उसकी दोस्त मिमी की याद आती है और वह विश कर रहा होता है कि वो जल्द से जल्द मर जाए, क्योंकि उसे अब जीने की इच्छा ही नहीं बची है। तभी उसके पीछे एक अजीब सी लड़की आती है। तब गांता को थोड़ी देर के लिए लगा था कि ये मिमी होगी। खैर वो लड़की कहती है कि उसे मरना है ना, तो वो उसे मार देगी। फिर वो उस पर हमला करने लगती है और गांता उसके हमले से बचने लगता है। फिर वो कहती है कि उसे पता था कि गांता झूठ बोल रहा है, और फिर वो उसके दिल पर हाथ रखती है और कहती है कि वो मरना नहीं चाहता है। तब गांता कहता है कि उसे ये कैसे पता, क्योंकि वो उसे जानता तक नहीं है। तब वो लड़की कहती है कि गांता और शीरो दोस्त है। तब भले ही ये एक छोटी कॉन्वर्सेशन थी, पर गांता को उसके साथ बात करके थोड़ा अच्छा लगता है। तभी वहां पे और भी क्रिमिनल्स आते हैं और वो गांता को बुली करने लगते हैं। तब शीरो गांता को बचाने की कोशिश तो करती है, पर पीछे से एक और क्रिमिनल उसके सिर पर जोर से मारता है, जिससे वो वहीं पे बेहोश हो जाती है। तब गांता उसे बचाने तो लगता है, पर वो क्रिमिनल्स उसे भी पीटने लगते हैं। तभी हम उसके ऊपर के टावर को देखते हैं, जिसपे कई सारे बॉम्ब्स लगाए थे और वो फट जाते हैं और पूरा टावर उन सभी पर गिरने लगता है। तब गांता ये कह रहा होता है कि उसे जीना है और उसे ये प्रूव करना है कि वो बेकसूर है, और साथ ही में उसे उस रेडमैन को भी मारना है जिसने उसके सभी दोस्तों को मारा है। तब उसके चेस्ट पर एक लाल कलर का जेम अपीयर होता है। फिर वो अपनी पावर का यूज करने लगता है, जिससे वो खुद तो बच जाता है और साथ ही में वो शीरो को भी बचा लेता है। फिर हम कैप्टन मकीना को देखते हैं, जहाँ पे एक क्रिमिनल ने दूसरे क्रिमिनल को पकड़ लिया था। तब वो उनसे कौन सी तो कैंडी मांग रहा था, नहीं तो वो उस क्रिमिनल को मार देगा। तब उसके गले में जो कॉलर था उस पे टाइमर चल रहा था, और कुछ देर में ही वो टाइमर खत्म हो जाता है, जिससे वो क्रिमिनल वहीं पर मर जाता है। तब हमें समझ आता है कि जो कॉलर का टाइमर है जब वो खत्म होने लगता है, तब उस क्रिमिनल ने अगर वो कैंडी खाई तो वो टाइमर और भी कुछ दिनों के लिए बढ़ जाता है। फिर हम इसुगुरु को देखते हैं, जो कि कैप्टन मकीना की वजह से हॉस्पिटल में ही होता है। और तब हमें पता चलता है कि उस टाइम पे इसुगुरु ने गांता की वो कैंडी चुरा ली थी, और वो कैंडी अभी भी इसुगुरु के पास ही थी। आगे वो वहाँ के हॉस्पिटल में जाता है, जहाँ पे वहाँ की डॉक्टर उसकी चोट पर दवाई लगा रही होती है। फिर वो उसकी कैंडी के बारे में पूछती है, पर गांता को इसके बारे में कुछ पता ही नहीं था। तब वो उसे बताती है कि जब इस जेल में वो आया था तब उसके बैग में वो कैंडी डाली थी, अगर उसने वो कैंडी नहीं खाई तो वो मारा जाएगा। तब वहाँ पे इसुगुरु भी था। तब वो उसे कहता है कि जब वो उस पे गिरा था तब शायद से वो कैंडी गिर गई होगी। तब वो उससे माफी मांगता है, क्योंकि उसके कारण उसे दिक्कतें हो रही हैं। तब गांता कहता है कि ये कोई बड़ी प्रॉब्लम नहीं है। वह लगता है कि गांता को कैंडी के बारे में कुछ पता नहीं है। खैर वो उसके बारे में पूछता है कि क्या वो ठीक है। तब इज़ुगुरु कहता है कि वो ठीक हो रहा है, और वैसे भी अगर उसे इस जेल में सरवाइव करना है तो उसे इस जेल के रूल्स फॉलो करने ही पड़ेंगे, चाहे वो रूल्स अनफेयर क्यों ना हो। तभी वहां पे शीरो आती है और उसे रेस में हिस्सा लेने के लिए कहती है, क्योंकि वहां पे कई सारे बड़े खिलौने भी हैं। तब इज़ुगुरु समझ जाता है कि वो डॉग रेस के बारे में बात कर रही है। तो ये जो डेडमैन वंडरलैंड है ना, ये एक्चुअली में एक थीम पार्क है जहाँ पे क्रिमिनल्स लोगों को एंटरटेन करते हैं। तो उनमें से ही एक शो है जहाँ पे क्रिमिनल्स में रेस होती है, और जो जीत जाता है उसे 1 लाख कैस्टिस मिलते हैं, जो कि इस प्रिजन की करेंसी है। इससे नॉर्मली आप कपड़े और खाना तो खरीद सकते हैं, पर साथ ही में जिन्हें 10 साल या उससे भी ज्यादा साल की सजा हुई है वो इन पैसों से अपने साल कम भी कर सकते हैं। आगे गांता अपने जेल में जा रहा था, तभी उसे कैप्टन मकीना मिलती है और वो उसे पूछती है क्या उसने प्रिजन की रूल बुक पढ़ी है। तब गांता ना कहता है। तब कैप्टन मकीना उसे पढ़ने के लिए कहती है, जिससे उसे इस प्रिजन के बारे में और भी जानकारी हो जाएगी। खैर अगले दिन डेडमैन वंडरलैंड इस थीम पार्क का सबसे पॉपुलर शो यानी डॉग रेस शुरू ही होने वाली थी। तब हम एक रूम को देखते हैं जहाँ पे सभी प्लेयर्स थे, और उनमें से गांता भी होता है। तब उस रेस में इसुगुरु भी हिस्सा लेने वाला था, क्योंकि उसकी हालत अब ठीक हो गई थी। तभी उस रूम में एक आदमी आता है जिसका नाम
काउजुजी है और वो सभी को बुली करने लगता है। तब इसुगुरु उस पे ध्यान नहीं दे रहा था तो काउजुजी उसे नीचे गिराता है और उसके हाथ पर पैरों से जोर जोर से मारता है, जिससे वो वहीं पर बेहोश हो जाता है। आगे हम रेस को देखते हैं जो कि कुछ देर में ही शुरू होने वाली थी। उस रेस में इसुगुरु अब पार्टिसिपेट नहीं करता है क्योंकि एंड मोमेंट में उसकी हालत काउजुजी की वजह से खराब हो गई थी। पर हाँ, उस रेस में शीरो जरूर पार्टिसिपेट करती है। तब गांता वो रूल की किताब पढ़ता है, तब उसे उस कैंडी के बारे में सारी चीजें समझ आती है कि कैसे हर 3 दिनों में वो कैंडी खानी ही खानी है और अगर नहीं खाई तो वो मर जाएगा। और आज गांधा का तीसरा दिन है और अगर उसने आज कैंडी नहीं खाई तो वो मर जाएगा। पर उसे वो कैंडी कैसे मिल सकती है? तो अगर उसने इस रेस को जीत लिया तो उसे 1 लाख कास्टेज मिलेंगे, तो उसे वो उस कैंडी को खरीद सकता है जिससे वो और भी 3 दिनों तक जिंदा रह सकता है। पर अगर वो आज ये रेस हार जाता है तो वो मरने तो वाला ही है और अब वो जल्दी मर जाएगा। तभी हम तामाकी को देखते हैं जो कि इस रेस को देख रहा था। तब उसने गांता को देख लिया था, तो वो किसी को तो कॉल लगाता है और बताता है कि इस रेस को मैक्सिमम लेवल तक कर देना, जिससे हम समझ जाते हैं कि तामाकी डेडमैन वंडरलैंड में बहुत ही बड़ी पोजीशन पर है। फिर आगे ये रेस शुरू हो जाती है। तब उनका पहला ऑब्स्टेकल ब्लेड से बचकर जाना था। तब गांता के सामने एक आदमी के 3 टुकड़े हो जाते हैं। तब ये देखकर दूसरे क्रिमिनल्स उस रेस से बाहर जाने की कोशिश करते हैं, पर जैसे ही वो रेस से बाहर जाते हैं तभी उन पे गोलियां चलाई जाती है। और तब ये देखकर उन ऑडियंस को लगता है कि ये एक जस्ट शो है जिसमें ये सब मरने का नाटक कर रहे हैं। वेल, गांता उन ब्लेड से बचकर आगे चला जाता है, तो वो एक ऊंची बिल्डिंग टाइप जगह पर चढ़ जाता है जहाँ पे कि एक रोप को पकड़कर नीचे जाना था। पर यहाँ पर एक कैच होता है कि उसे टूटी हुई रोप भी मिल सकती है जिससे वो सीधे नीचे जाकर मर जाएगा। तब गांता ये सब समझकर वो बहुत ही ज्यादा डर जाता है, पर तभी उसके पीछे 2 लोग आते हैं और उसे रोप से बांध देते हैं। पर गांता जंप मारने से मना करता है कि तभी वहां पे शीरो आती है और वो उसे अपने साथ जंप मारने के लिए ली जाती है। तब शीरो की रोप टूटी हुई थी पर उसके पास बहुत ही स्ट्रेंथ थी जिसके कारण वो बच जाती है और गांता का यहाँ पे लग अच्छा था कि उसे टूटी हुई रोप नहीं मिलती है। आगे वो कई सारे ऑब्स्टेकल्स को पार करते हैं जहाँ पे शीरो गांता की जान बचाती है और वहीं पर काउजुजी अपने दोस्तों को शील्ड की तरह यूज करता है जिससे कि उसके दोस्त तो मर जाते हैं पर काउजुजी आगे बढ़ता है। आगे हम देखते हैं कि वो अब आखिरी लेवल पर होते हैं जहाँ पे गांता, शीरो और काउजुजी ये तीनों ही आखिरी लेवल तक पहुंचे हुए थे। इस लेवल के रूल्स भी बहुत ही सिंपल थे कि डेडमैन करके एक बॉल है, जो भी उस बॉल को आखिर तक पकड़े रखेगा वो इस लेवल को जीत जाएगा। और यहाँ पर भी एक ट्विस्ट होता है कि जो स्टेडियम के टाइल्स है वो रैंडमली गायब होने लगेंगे और ये चलता ही रहेगा जब तक कि कोई एक ही स्टेडियम पर बॉल लेकर खड़ा नहीं रहता। ये लेवल शुरू हो जाती है, तब वो बॉल गांता को मिलती है। तब वो काउजुजी से बचकर कई देर तक बॉल को लेकर भाग रहा था, पर एक टाइम में वो दोनों आमने सामने आ जाते हैं। तब वो उस बॉल को शीरो को देता है और तभी काउजुजी के पास के कई सारे टाइल्स नीचे चली जाती है। तब वो सेफ टाइल पर जाने लगता है कि तभी वो फिसल कर नीचे गिर जाता है जिससे वो वहीं पर मर जाता है। तब गांता शीरो के पास जाता है जो कि बॉल को बचाने के लिए एक टाइल पर लटकी होती है। तब वो देखता है कि शीरो को कई सारी चोटें आई हुई है और ये सारी चोटें उसे गांता को बचाते हुए आई थी। तब गांता उसे ऊपर खींचता कि तभी शीरो की वो टाइल गायब हो जाती है और वो नीचे गिरती है। तब गिरते हुए वो उस बॉल को गांता को देती है, पर गांता उस बॉल को ना पकड़कर वो शीरो को पकड़ लेता है जिससे शीरो तो बच जाती है पर वो बॉल नीचे गिर जाती है, जिससे कि वो यहाँ तक पहुंचकर भी अब हार चुके थे। अब देखना ये इंटरेस्टिंग रहेगा कि गांता खुद को कैसे बचाएगा, क्योंकि अब वो इस रेस को हार चुका है और अब उसे वो 1 लाख कास्टेज भी नहीं मिलेंगे जिसे वो उस कैंडी को भी नहीं खरीद पाएगा। आगे हम देखते हैं कि गांता अपने सेल में होता है जहाँ पे वो मिमी के पापा को लेटर लिखने की कोशिश कर रहा होता है, जिसमें वो लिखता है कि उसने ना ही मिमी को और ना ही किसी और को मारा है, पर खैर आज वो मरने वाला है। पर इससे आगे उसे कुछ सूझ ही नहीं रहा था कि वो क्या लिखे। तभी वहां पे इसुगुरो आता है और तब उन्हें पता चलता है कि वो दोनों एक दूसरे के सेलमेट हैं। खैर वो उसी को ही ढूंढ रहा था। तब वो गांता को वही कैंडी देता है और बताता है कि उसकी पहली कैंडी मेरी वजह से खो गई थी, तो इसके बदले में वो ये कैंडी रख सकता है। तब गांता उसका शुक्रिया अदा करता है क्योंकि अब उसकी वजह से वो और कई दिनों तक जिंदा रह सकता है। पर हाँ, इसुगुरो कोई आम बच्चा नहीं है, जरूर से इसका कोई प्लान है, इसके कारण ही उसने उसे कैंडी दी है।
और तभी हमें पता चलता है कि इसुगुरु तामाकी के ऑफिस में गया था, जहाँ पे तामाकी उसे गांता पर नजर रखने के लिए कहता है और अगर उसने कुछ अलग बिहेव करा तो बस उसे बता दे। और ये काम करने के बदले वो उसे एक क्रेडिट कार्ड देता है जिससे वो कुछ भी खरीद सकता है। कुछ देर बाद तामाकी के लैब से कौन सा तो क्रिएचर भाग गया था और इस क्रिएचर के भाग जाने से तामाकी डर गया था और वो अपने ऑफिसर को उसे किसी भी हालत में वापस लाने के लिए कहता है। आगे हम उन दोनों को देखते हैं जहाँ पे इसुगुरु गांता को ट्रीट दे रहा था। तब उसे ये यकीन नहीं हो रहा था कि गांता ने ही पूरी क्लास को मारा होगा। तभी गांता के आंखों से आंसू आते हैं और उसके चेस्ट पर जो रेड कलर का जेम है वापस अपीयर होने लगता है। तब गांता ऊपर देखता है जहाँ पे वही रेडमैन था। तब वो रेडमैन अपनी पावर का यूज करने लगता है। तब गांता को बहुत ही गुस्सा आ जाता है कि वो फिर से उसके दोस्तों को मार रहा है। तो वो अपनी पावर को एक्टिवेट करता है जो कि रेडमैन की तरह ही दिख रही थी। यानी ये भी हो सकता है कि रेडमैन ने ही अपनी कुछ पावर्स गांधा को दी होगी। पर देखने से ये लगता है कि ये पावर्स किसी अच्छे इंटेंशन से नहीं दी होगी, क्योंकि ये पावर्स गांधा के लिए एक कर्ज की तरह ही काम कर रहा है। तब आगे वो उस पे हमला करता है पर रेडमैन को इस हमले से कुछ ज्यादा फर्क नहीं पड़ता है और वो वहां से चला जाता है। तब गांधा उस पे वापस हमला करने की कोशिश तो करता है और वो वहीं पे बेहोश हो जाता है। तब हम तामाकी को देखते हैं जो कि किसी को तो समझा रहा था कि वो वापस रेडमैन को लाएगा और साथ ही में उसने एक नए प्लेयर को भी ढूंढ लिया है और फिर वो गांधा को स्क्रीन से देख रहा था। तब वो उसका वेलकम करता है असली डेडमैन वंडरलैंड में। आगे गांता की आंखें सीधे हॉस्पिटल में खुलती है, उसके साथ शीरो भी थी। तो उसे ये देखकर शौक लगा था कि रेडमैन भी इसी प्रिजन में है। तब वहां पे कई और क्रिमिनल्स भी थे जो कि रेडमैन की वजह से घायल हो गए थे। तब वो रेडमैन के रूमर्स के बारे में बातें कर रहे होते हैं और फिर वो ये भी कहते हैं कि उस रेडमैन को जी ब्लॉक में लॉक करा गया था। आगे हम मकीना को देखते हैं जो कि अपने ऑफिसर्स को गांता की पिक्चर दिखाती है और बताती है कि इस लड़के के पास कोई तो पावरफुल वेपन है और अगर हमें डेडमैन वंडरलैंड में पीस और लॉ मेंटेन करना है तो हमें उसे मारना होगा। देन वो कोड रेड शुरू करती है जिससे कि उस पूरी प्रिजन में लॉकडाउन लग जाता है। जो भी एम्प्लॉयज और क्रिमिनल्स थे उन्हें अपने ऑफिस और सेल में जाने के लिए कहते हैं। एंड देन हम एक रोबोट को देखते हैं जो कि दिखने में बहुत ही पावरफुल लग रहा था। तब गांता उस हॉस्पिटल से भाग गया था। थोड़ी देर बाद उसे इसुगुरु मिलता है और वो उसे बताता है कि यहाँ पे उसे ढूंढने के लिए फुल सिक्योरिटी करी गई है और अगर उसने उनके ऑर्डर्स को इग्नोर करा तो इसका अंजाम बहुत ही बुरा हो सकता है। तब गांता उससे पूछता है कि क्या उसने उस रेडमैन को देखा था, उसने ही उसके सभी दोस्तों को मार दिया था। तब इसिकोरो को ये यकीन नहीं हो रहा था कि इस जेल से कोई प्रिजनर यहाँ से भागकर मर्डर कर सकता है। तब गांता कहता है कि उसे जी ब्लॉक में रखा गया है तो इसलिए वो वहां पे जाएगा। फिर इसिकोरो उसे बताता है कि इस जेल में ए से लेकर एफ तक के ही ब्लॉक है, यहाँ पे कोई जी ब्लॉक नहीं है। तभी शीरो कहती है कि उसे पता है कि जी ब्लॉक कहाँ पे है। तभी वहां पे वही रोबोट आता है और फिर वो उनके फेस को स्कैन करने लगता है। जब वो उनके फेस को स्कैन कर रहा था तब गांता और इसुगुरु का जो प्रिजन नंबर है उसने उसे कैलकुलेट करा था और जो शीरो थी उसका प्रिजन नंबर उसे पता ही नहीं था। यानी शीरो क्रिमिनल नहीं है पर फिर वो इस जेल में क्यों है। खैर, इसके पीछे का रीजन हमें आगे पता चलेगा। तब वो रोबोट गांता पर हमला करने लगता है। तब शीरो उन्हें अपने पीछे आने के लिए कहती है पर वो रोबोट उनका पीछा नहीं छोड़ता है। पर शीरो को वहां के कई सीक्रेट रास्ते पता थे तो वो वहां से जाकर वो रोबोट से तो पीछा छोड़ देते हैं और साथ ही में वो जी ब्लॉक के पास पहुंच जाते हैं। पर वो रोबोट उन्हें ढूंढते हुए वो जी ब्लॉक के पास पहुंच जाता है। तब शीरो उस रोबोट को जोर की साइड किक मारती है जिससे वो रोबोट बहुत ही दूर जाके गिरता है। पर थोड़ी देर बाद वो उसे पीछे से पकड़ लेता है और उस पर हमला करता है। इस टाइम पे गांता अपनी पावर का यूज करने की कोशिश तो करता है पर वो पावर्स एक्टिवेट ही नहीं हो रही थी। तभी उस जी ब्लॉक से एक अनजान आदमी बाहर आता है और वो कुछ ही सेकंड में उस रोबोट को मार देता है। तब शीरो उस रोबोट से बच तो जाती है पर उस ब्लास्ट के कारण वो वहीं पे बेहोश हो जाती है। तब गांधा को उसकी पावर देखकर लगता है कि यही रेडमैन है तो वो उस पे हमला करने लगता है। तब वो रेडमैन पहले तो खुद को घायल करता है और फिर वो अपने ब्लड से उस पे हमला करता है। इस हमले के कारण गांधा के शरीर में कई सारी चोटें आती है। आगे सीन चेंज होता है और हम कई सारे लोगों को देखते हैं जो कि ऑनलाइन एक दूसरे के साथ बातें कर रहे थे। तब वो कल के मैच के लिए एक्साइटेड थे क्योंकि कल एक नया प्लेयर आने वाला है। वेल, वो किस मैच के लिए एक्साइटेड हो रहे हैं ये हमें आगे पता ही चल जाएगा।
फिर हम उन दोनों को देखते हैं जहाँ पे रेडमैन अपने आप को क्रो कहता है, यानी ये रेडमैन तो नहीं है, पर गांधा इस बात पर ध्यान नहीं देता है और वो एक रॉड से क्रो पर हमला करने लगता है। पर वो उसकी मेटल रॉड के छोटे छोटे टुकड़े कर देता है और ये सब वो इतनी तेजी से करता है कि गांधा को ये दिखाई भी नहीं देता। तब क्रो उसके पास जाता है और उसे पूछता है कि क्या वो वुड पेकर है। तब गांधा को इसके बारे में कुछ पता ही नहीं था। तब क्रो उसे कहता है कि क्या वो वही बच्चा है जिसने पूरी क्लास को मार दिया था। फिर वो उससे पूछता है कि वो अपनी पावर्स को कब यूज करने वाला है, क्योंकि उसका खून ऐसे ही निकलते जा रहा है। तब गांता रियलाइज करता है कि जब भी उसने अपनी पावर का यूज करा था उस टाइम पे उसका खून निकल रहा था, यानी उसे अपनी पावर यूज करने के लिए खून की जरूरत होती है। तब ये समझकर गांता अपनी पावर को कंसंट्रेट करता है और फुल पावर के साथ वो क्रो पर हमला करता है। यह हमला क्रो के ब्लेड को तोड़कर उसके चेस्ट पर जा लगता है। तब जैसे तैसे वो उस हमले को रोक लेता है, पर उसने इस हमले की उम्मीद नहीं करी थी और फिर वो जोर जोर से हंसने लगता है और वो गांता को कहता है कि उसे पता नहीं है कि वो उसे रेडमैन क्यों कह रहा है, पर हाँ, उसके पास जो पावर्स हैं वो बहुत ही पावरफुल है। फिर गांता याद करता है कि रेडमैन जिस तरह से हंसता है वैसे क्रो नहीं हंस रहा है। तब गांता की वो गलतफहमी दूर हो जाती है कि तभी क्रो वापस गांता पर हमला करता है कि तभी शीरो होश में आ जाती है और वो क्रो को लात मार के उसे नीचे गिराती है और उसे गांता से दूर रहने के लिए कहती है। वैसे तो क्रो बहुत ही पावरफुल है, पर वो लड़कियों से कुछ ज्यादा ही डरता है या बहुत ही शर्मा जाता है। पर हाँ, ये देखकर गांता को पूरा यकीन हो जाता है कि क्रो रेड मैन तो नहीं है। तभी हम देखते हैं कि वहां पे कुछ लोग चुपके से उन दोनों पर बेहोशी के इंजेक्शन मारते हैं, जिससे क्रो और गांता बेहोश हो जाते हैं। तब गांता को बेहोश होता देखकर शीरो उन लोगों पर गुस्सा हो जाती है और फिर वो उन पे हमला करने लगती है। आगे हम देखते हैं कि उन्होंने इसुगुरु और शीरो को पकड़ लिया था और वह सभी लोग जी ब्लॉक के ऑफिसर थे। तब वो तामाकी से पूछ रहे होते हैं कि वो आगे क्या करे। तब तामाकी उन्हें बताता है कि वो उन दोनों को जाने दे और फिर वो ऑफिसर बताता है कि शीरो का कोई क्रिमिनल नंबर नहीं है। पर तामाकी सर्वर एरर करके इस बात को टाल देता है। पर हाँ, जिस तरह से तामाकी ये कह रहा था ना, इसे तो लगता है कि तामाकी को शीरो का असली सच पता है। खैर, तब हम मकीना को देखते हैं जिसने अपने ऑफिसर्स को उस रोबोट की लास्ट लोकेशन में भेजा होता है, पर उस जगह पर रोबोट का एक टुकड़ा भी नहीं था और वो जगह पूरी तरीके से साफ हो चुकी थी और साथ ही में जो जी ब्लॉक का गेट था वो भी अब वहां पे नहीं था। तो मकीना ये देखकर बहुत ही गुस्सा हो जाती है और वो ये भी कहती है कि जब तक वो गांता को उसके प्रिजन में नहीं डालेगी तब तक वो शांत नहीं बैठने वाली है। फिर हम शीरो और इसगुरु को देखते हैं जिन्हें जी ब्लॉक से बाहर निकाला जा रहा था। तब शीरो दो गांता के बारे में ही पूछ रही थी। तब इसगुरु उनसे पूछता है कि आखिर जी ब्लॉक को सबसे छुपाकर क्यों रखा गया है। तब वो ऑफिसर यही कहता है कि वो लोग बहुत ही खतरनाक है, इसलिए। फिर वो उन दोनों को जी ब्लॉक से बाहर निकालते हैं और इसगुरु के वो क्रेडिट कार्ड्स जो तामाकी ने दिए थे वो ऑफिसर्स अपने पास रखते हैं। आगे हम गांता को देखते हैं जिसे पकड़कर वो उसके बॉडी को चेक कर रहे थे। तब वहां पे तामाकी आता है और उसे हिलने से मना करता है। तब उसे देखकर गांता बहुत ही शॉक हो जाता है और साथ ही में वो समझ जाता है कि वो वीडियो उसी ने ही बनाई है जिससे वो उसे फंसा सके। तब गांता उसे मारने के लिए अपनी पावर का यूज करने लगता तो है, पर तामाकी उसे झटके देने लगता है। तब वहां के लोग तामाकी को कह रहे होते हैं कि अगर वो यही करते रहेंगे तो गांता कल के लिए रेडी नहीं हो पाएगा। तब तामाकी वो बंद करता है। फिर वो गांता को कल के मैच के बारे में बताता है जो कि क्रॉ वर्सेस वुडपेकर की होने वाली है और वुडपेकर गांता का ही कोड नेम है। और अगर वो इस मैच को जीत जाता है तो उसे कई सारे कास्टेस मिलेंगे, यानी पैसे, और साथ ही में उसे वो कैंडी भी मिलेगी। पर हाँ, अगर वो मैच हार जाता है तो उसकी पनिशमेंट भी बहुत ही बड़ी होती है। वेल, हमें इसके बारे में आगे पता चल ही जाएगा। तब गांता यही कहता है कि वो उसकी कोई भी बात नहीं मानेगा। फिर तामाकी उसे बताता है कि अगर वो इस मैच को कंटिन्यूअसली जीतता रहा तो वो उस आदमी से भी मिलेगा जिसे वो ढूंढ रहा है। यहाँ पे वो रेडमैन की बात कर रहा था। फिर हमें एक और इंटरेस्टिंग बात पता चलती है कि जो ये पावर्स है ना, जो गांता के पास या क्रॉव के पास या आगे जितने भी लोग पावर्स का यूज करेंगे उन्हें खुद रेडमैन ने सिलेक्ट करके ये पावर्स दी है। तब तामाकी मशीन से गांता की आंखें खुली रखता है और पिछले कुछ मैचेस की वीडियो दिखाता है, जिन्हें देखकर गांता की पूरी फट जाती है और वो तामाकी से रिक्वेस्ट करता है कि वो ये बंद करे। खैर, अब पता नहीं कल के मैच में क्या होने वाला है। फिर हम क्रो को देखते हैं जिसे गांता के उस हमले के कारण उसकी चेस्ट के बोन्स टूट चुके थे
तब वो डॉक्टर कहती है कि वो तामाकी के साथ बात करके कल की मैच को कैंसिल कर सकती है। तब क्रॉ उसके बाल पकड़कर उसके गले पर अपने ब्लेड रखता है और उसे कहता है कि यह उसकी फाइट है और अगर उसने कुछ भी गलत करा तो वो उसे मार देगा। इससे हमें ये तो समझ आ ही जाता है कि क्रॉ अपने मैच के लिए बहुत ही सीरियस है। फिर हम शीरो और इसुगुरु को देखते हैं जहाँ पे शीरो गांता के पास जाने का रास्ता ढूंढ रही होती है। तब इसुगुरु उसे कहता है कि उसके पास वो अजीब सी पावर है जिसके कारण वो सेफ ही रहेगा, तो वो ज्यादा चिंता ना करे। तब शीरो के आंखों से आंसू निकल आते हैं और वो कहती है कि गांता हमेशा से ही कमजोर रहा है, इसलिए उसे मेरी मदद लगेगी। जिसके बाद हम डेडमैन वंडरलैंड के एक और शो जिसका नाम क्रॉप्स कार्निवल है। इस शो के बारे में किसी को भी नहीं पता है सिवाय अमीरों को छोड़कर। ये शो खास करके अमीरों के लिए ही बनाया गया है, जहाँ पे एक पिंजरे जैसा स्टेडियम में दो लोगों में ब्रूटल लड़ाई होती है अपनी स्पेशल पावर के साथ, और वो सभी लोग इस मैच को ऑनलाइन देखते हैं। यानी तुम ये कह सकते हो कि इसका हिसाब किताब स्क्विड गेम जैसा ही है। खैर ये मैच शुरू हो जाती है जहाँ पे एक तरफ गांता होता है और दूसरी तरफ क्रॉ होता है, और इस मैच का बहुत ही सिंपल रूल है, ये अपोनेंट बेहोश या मर नहीं जाता तब तक ये मैच शुरू रहेगी। और अगर तुम ये सोच रहे हो कि गांता को अब बस बेहोश होने का नाटक करना है जिससे वो बच जाएगा, तो मैं बता दूं कि गांता को अगर रेडमैन से बदला लेना है तो उसे ये लड़ाई को जीतना ही होगा। और हाँ, अगर इनमें से कोई इस मैच को हार जाता है तो उसे जिंदगी भर टॉर्चर नहीं करा जाता, वो बस एक ही बार टॉर्चर करा जाता है जिसे वो पूरी जिंदगी सफर करता है। वेल, आगे हमें पता चल ही जाएगा। तो इसी के साथ यह पार्ट यहीं पर एंड होता है। आगे क्रो उस पे हमला करता है, तब गांता वहां के स्टेडियम के एक पेड़ पर चढ़ जाता है और ऊपर से ही क्रो पर हमला करता है। पर क्रो इस बार अपने ब्लेड से उसके हर हमले को रोक देता है। अब गांता को कुछ सूझ ही नहीं रहा था कि आखिर वो क्रो को कैसे हराएगा। तब उस मैच को देखने वाले सभी लोग यही कहते हैं कि ये भी मैच क्रो ही जीतेगा। तब क्रो अपने ब्लेड को और भी बड़ा करता है और गांता जिस पेड़ पर खड़ा था उस पूरे पेड़ को कुछ ही सेकंड में काट देता है, जिससे अब गांता और क्रो आमने सामने आ जाते हैं। तभी हम तामाकी को देखते हैं जो कि इसी मैच को देख रहा था। तो वो डॉक्टर उसके पास जाती है और उसे बताती है कि जो गांता के चेस्ट में जो रेड कलर का क्रिस्टल है उसके बारे में उन्हें कुछ पता ही नहीं चल रहा है। पर हाँ, एक ऑप्शन है उस क्रिस्टल के बारे में जानने का, पर इसके लिए उस क्रिस्टल को गांता के शरीर से निकालना पड़ेगा। तब तामाकी कहता है कि अगर गांता इस मैच को हार जाता है तो वो उसके साथ कुछ भी कर सकती है। फिर हम मैच को देखते हैं जहाँ पे गांता की हालत अब बहुत ही खराब हो गई थी, उसे अब सब कुछ धुंधला दिखने लगता है। तब गांता को बहुत ही ज्यादा डर लगने लगता है और फिर वो मन में कहता है कि क्या वो फिर से उसी जगह पर आ गया है। तभी गांता को अपने बचपन की एक मेमोरी याद आती है जिसमें वो किसी के साथ तो लड़ाई कर रहा था, पर इससे गांता को बहुत ही दर्द होने लगता है। तब जिससे वो लड़ रहा था वो कहती है कि वो बहुत ही कमजोर हो गया है। और तभी हम उस लड़की का चेहरा देखते हैं जो कि छोटी शीरो थी। यानी गांता और शीरो बचपन के ही दोस्त हैं और अभी ये बात गांता को याद आती है। पर खैर, हम मैच को देखते हैं जहाँ पे क्रो देखता है कि अब गांता बेहोश हो गया है, तो फिर वो वहां से जाने लगता है। पर तब गांता उसका पैर पकड़ता है और उसे रोकता है और वो खुद को संभाल कर इतनी चोटों के साथ वो वापस खड़ा होता है। ये देखकर खुद क्रो शॉक हो जाता है। तब गांता कहता है कि उसे जीना है और उस रेडमैन को खत्म करना है और यही उसके जिंदगी का मकसद है, और जब तक ये पूरा नहीं होता तब तक वो हार नहीं मानेगा। तब गांधा का ये जज्बा देखकर क्रो भी फाइट के लिए एक्साइटेड हो जाता है। तब गांधा क्रो पर हमला करने के बजाय वो ऊपर हमला करता है, जिससे कि ऊपर की एक बड़ी चीज टूट के क्रो पर गिरने लगती है। पर क्रो उस चीज के टुकड़े कर देता है, पर इससे वो थोड़ी देर के लिए डिस्ट्रैक्ट हो जाता है और इसी टाइम पे गांधा क्रो के पास जाकर उसके चेस्ट पर अपनी पूरी ताकत से हमला करता है। तब क्रो की चेस्ट के जो बोन्स थे वो पहले से ही टूट चुके थे और अब गांता के इस हमले के कारण क्रो वहीं पे बेहोश हो जाता है, जिसे गांता ये मैच जीत जाता है। आगे हम इसुगुरु और शीरो को देखते हैं। तभी वहां पे इसुगुरु का एक दोस्त आता है और वो उसे बताता है कि वो जिस लड़की को ढूंढ रहा है उसे अंडरग्राउंड रखा है, यानी जी ब्लॉक में, जहाँ पे अभी गांता है। पर हाँ, मैं तुम्हें बता दूं कि इसुगुरु इस जेल में एक लड़की को ढूंढने के लिए ही आया है जो कि उसके बहुत ही करीब है। खैर, वो उसे जी ब्लॉक का एड्रेस देता है और फिर वो दोनों ही वहां के लिए निकल जाते हैं। आगे हम गांता को देखते हैं जो कि अपनी ट्रॉफी के साथ वहां से जा रहा था। तब क्रो होश में आता है और वो गांता को कहता है कि वो उसे कभी नहीं भूलेगा। देन फिर वो स्माइल करके
उसके साथ हाथ मिलाता है। फिर गांता अपने रूम में जाकर यही सब सोच रहा था। तभी वहां के टीवी पर क्रॉप्स कार्निवल का पोस्ट गेम शुरू हो जाता है, जिसमें क्रो को एक कुर्सी पर बांध के रखा था। और तब वहां पे वही फीमेल डॉक्टर एक मशीन के साथ आती है और फिर वो उस मशीन को शुरू करती है। तब उसमें बाई आंख लिखी आती है और तब वो डॉक्टर क्रो की बाई आंख खींच कर निकाल लेती है। और हाँ, तुम में से कुछ लोग समझ चुके होंगे कि यही क्रॉप्स कार्निवल के मैच को हारने की पनिशमेंट है। तब ये देखकर गांधा की हालत तो और भी खराब होने लगती है। फिर आगे हम इसुगुरु को देखते हैं, जिसने एक प्लान बना लिया था और वो शीरो को वहां के पुलिस पर हमला करने के लिए कहता है और तब तक वो उनके लिए रास्ता बनाएगा। तब शीरो इसुगुरु की बात मान के उन पे हमला करती है और वहीं पर इसुगुरु एक पुलिस ऑफिसर को मारकर उनके माइक से हेडक्वार्टर से कांटेक्ट करता है और बताता है कि उनके ऊपर हमला हुआ है और शायद से वो लोग सिस्टम को हैक कर रहे हैं। तो वो यहाँ के पूरे एरिया की पावर कट कर दे, जिससे वो लोग हैक नहीं कर पाएंगे। तब हेडक्वार्टर इसकी बात मान के पावर कट करते हैं और साथ ही में वो पूछते हैं कि वहां पे कितने लोगों ने हमला किया है, जिससे वो उतने ऑफिसर्स भेज सके। और तब यहाँ पे इसुगुरु अपने रंग दिखाता है। वो उन्हें बताता है कि उनके ऊपर एक लड़की ने हमला करा है, जिसके व्हाइट कलर के बाल है, और ये कहकर वो अकेला ही जी ब्लॉक की तरफ जाने लगता है। तब हम शीरो को देखते हैं, जिसके पास कई सारे ऑफिसर्स आ गए थे और हर एक के पास गन थी। पर तब एक बहुत ही शॉकिंग चीज होती है कि शीरो ना कि बस उन ऑफिसर्स को मारती है, पर वो उस पूरी जगह को ब्लास्ट कर देती है। और ये ब्लास्ट इतना बड़ा होता है कि उन सभी ऑफिसर की लाशें बहुत ही दूर जाके गिरती है। और ये सब इसुगुरु भी देख लेता है, जिसकी बहुत ही ज्यादा फट जाती है, क्योंकि देखो, उसे पता था कि शीरो पावरफुल तो है, पर इतनी पावरफुल है उसने सोचा तक नहीं था। वीडियो को बीच में रोकने के लिए माफ करना, पर अगर तुम्हें ये वीडियो अच्छी लग रही है तो प्लीज इस वीडियो को लाइक कर देना, जिससे इस वीडियो की थोड़ी रीच बढ़ जाएगी। और साथ ही में अगर तुम इस चैनल पर नए आए हो तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर देना, क्योंकि मैं इस चैनल पर ऐसा ही एनिमेज एक्सप्लेन करता रहता हूँ। तब ये पावर यूज करने के कारण शीरो थक गई थी और फिर वो वहीं पे बेहोश हो जाती है। तब उसके पास दो आदमी आते हैं और देखने से ये ना ही कोई ऑफिसर लगते हैं और ना ही जी ब्लॉक के कोई गार्ड, ये अलग थे। तब उन्होंने इसुगुरु को देख लिया था, पर वो उसे इग्नोर करके वो शीरो के साथ वहां से चले जाते हैं। फिर हम गांधा को देखते हैं, जो कि शीरो और इसुगुरु को याद कर रहा था कि तभी उसके रूम के बाहर से एक लड़की के चिल्लाने की आवाजें उसे आती हैं, जहाँ पे वो लड़की अपने फ्लावर्स को बचाने की कोशिश कर रही थी, क्योंकि उस आदमी को बहुत ही भूख लगी थी, तो इसलिए वो उन फ्लावर्स को खाना चाहता था। तभी उनके बीच में एक आंता आता है और वो अपना खाना उस आदमी को देता है, और वह आदमी खाने के साथ वो उस पूरी प्लेट को भी खा लेता है, पर उसका पेट अभी भी नहीं भरता। तो वो फिर से उस लड़की से वो फ्लावर्स मांगता है। तब गांता उसे नीचे गिराता है और इसी टाइम पे वो दोनों एक रूम में जाकर छुप जाते हैं। थोड़ी देर बाद वो आदमी खाने की तलाश में वहां से चला जाता है। तब वो दोनों जिस रूम में छुपे थे वो रूम उसी लड़की का था। उसका पूरा रूम अलग अलग फ्लावर से भरा हुआ था। खैर, वो गांता को शुक्रिया अदा करती है उसकी मदद करने के लिए, और फिर वो उसे अपना नाम बताती है, मिनोत्सुकी। तब वो गांता को बैठने के लिए कहती है और फिर वो उसे माफी मांगती है, क्योंकि उसके कारण उसे अपना खाना देना पड़ा। तब गांता उसे चिंता करने से मना करता है, क्योंकि वैसे भी उसे कुछ खाने का मन ही नहीं कर रहा था। तब मिनोत्सुकी कहती है कि जरूर से उसने पोस्ट गेम शो देखा होगा। इस बात पे गांता हाँ कहता है और फिर वो इस जगह को क्रिटिसाइज करने लगता है। तब मिनोत्सुकी को भी ये जगह बिल्कुल पसंद नहीं थी। तब वो कहती है कि उनकी इन पावर्स की वजह से उन्हें उन लोगों से भी लड़ना पड़ता है जिन्हें वो पसंद करते हैं। और फिर वो गांता के कंधे पर सिर रखकर रोने लगती है, क्योंकि ये सब करते करते मिनोत्सुकी अंदर से टूट गई थी। पर तब गांता बहुत ही ज्यादा शर्मा जाता है, क्योंकि मिनोत्सुकी उसके कुछ ज्यादा ही करीब आ गई थी। तब उसका रोना बंद करने के बजाय गांता वहां के फ्लावर्स के बारे में बातें करने लगता है। आगे मिनोत्सुकी गांता को कहती है कि वो बहुत ही अच्छा लड़का है, और फिर वो उसे अपनी पीठ दिखाती है जहाँ पे कई सारी चोटों के निशान थे। और तब वो बताती है कि उसके पिता उसे अब्यूज करा करते थे, और जो उसकी मॉम थी वो रेड होल इंसिडेंट में मारी गई थी। यहाँ पे वो वही इंसिडेंट की बात कर रही हैं जब टोक्यो सिटी पे स्पेस से एक अनजान चीज आके टकराई थी। पर उसकी मॉम की डेथ होने के बाद उसके पिता उसे और भी अब्यूज करने लगे थे। तब एक दिन वो उसे अब्यूज कर रहे थे कि उस टाइम पे उसे लग रहा था कि अब उसकी लाइफ खत्म होने वाली है, और तब वो रियलाइज भी नहीं कर पाई कि उसने अपनी पावर्स को एक्टिवेट करके उन्हें मार दिया है।
फिर जब वो कोर्ट में थी तब तामाकी ने गांता की तरह ही मिनोसुकी को भी फंसाया और उसे इस जेल में लाकर इस शो में डाल दिया। और फिर वो अपने भाई के बारे में कहती है जो कि बहुत ही अच्छा है और वो उसे आखिर तक बचाने की कोशिश कर रहा था। पर खैर अब उसे ये पावर यूज नहीं करनी है और ना ही इस शो में रहना है, क्योंकि वो अब किसी को भी हर्ट नहीं करना चाहती थी। और फिर वो रोते हुए गांता की तरफ जाती है कि तभी उसका ड्रेस पहले से थोड़ा सा खुला ही था कि उसके हिलने की वजह से वो सामने से भी खुल जाता है, इसके कारण वो दोनों ही बहुत ही शर्मा जाते हैं। पर तब गांता उसे कहता है कि वो दोनों यहाँ से भाग जाते हैं और अगर कोई गड़बड़ हुई तो उनके पास पावर्स तो है ही। तब मिनोसुकी अपनी पावर यूज नहीं करना चाहती थी। तब ये बात गांता समझ जाता है, तो वो उसे कहता है कि उसे अपनी पावर यूज नहीं करनी पड़ेगी क्योंकि वो उसे प्रोटेक्ट कर लेगा। जिसके बाद वो दोनों वहां से भागने लगते हैं। तब जाते जाते उन्हें एक आदमी दिखता है जो कि बिना कपड़ों के बेहोशी के हालत में वहां पे ही पड़ा था। तब वो उस पे ध्यान नहीं देते हैं और आगे बढ़ते हैं। तब मिनोसुकी के ऊपर लोहे के पाइप गिर रहे थे। तब गांता उसे बचाते समय उसके पैर पर चोट लगती है और तब वहां पे जी ब्लॉक के गार्ड्स आते हैं, पर वो उन पे हमला नहीं करते हैं क्योंकि अगले दिन उनकी मैच होने वाली थी। और तभी हमें एक शॉकिंग चीज पता चलती है कि क्रॉप्स कार्निवल के अगले शो में गांता और मिनोसुकी में मैच होने वाली है। अब देखना ये इंटरेस्टिंग रहेगा कि गांता आगे क्या करेगा। क्या वो मिनोसुकी के लिए हार जाएगा या फिर वो कोई दूसरा रास्ता निकालेगा। पर अभी के लिए यह एपिसोड यहीं पे एंड होता है। एपिसोड के शुरू में हम गांता और मिनोसुकी को देखते हैं जहाँ पे उनकी क्रॉप्स कार्निवल की मैच शुरू हो जाती है। तब गांता मिनोसुकी से माफी मांगता है, पर तभी मिनोसुकी गांता पर अपने पावर से हमला करती है। इस हमले के कारण गांता हिल ही नहीं पा रहा था। तब मिनोसुकी गांता पे हंसने लगती है और फिर कहती है कि उसका ये फेस देखकर उसे बहुत ही अच्छा लग रहा है। तब गांता इसकी रियल पर्सनैलिटी देखकर ही शॉक हो गया था और फिर वो उसे पूछता है कि जो भी उसने कहा था वो सब झूठ था। तब मिनोसुकी हाँ कहती है और फिर उसे बताती है कि वो उससे ज्यादा डरे ना, क्योंकि वो उसे सीधे नहीं मारेगी बल्कि वो उसे धीरे धीरे तड़पा तड़पा के मार देगी। तब गांधा इसे बहुत ही गुस्सा हो जाता है और फिर वो उस पे हमला करता है। पर तभी वहां पर एक अनएक्सपेक्टेड चीज हो जाती है कि उस मैच के दौरान वहां पे इसुगुरो आता है और वो गांधा से पूछता है कि वो उसकी बहन के साथ ये क्या कर रहा है। यानी इसुगुरो जिस लड़की को ढूंढने के लिए इस जेल में आया है वो उसकी बहन मिनोसुकी है। तब मिनोसुकी इसुगुरो से कहती है कि वो यहाँ पे आखिर क्यों है। और तब इसुगुरु ये देखकर उदास हो जाता है कि उसकी बहन उन पावर्स को यूज कर सकती है। पर तभी भी वो उसे ये कहता है कि वो उसे यहाँ से जरूर बाहर निकालेगा। तो वो गार्ड्स इसुगुरु को वहां से निकालने लगते हैं, पर तब तामाकी उन्हें ये ऑर्डर देता है कि वो उसे मैच के अंदर डाले क्योंकि ये सब देखकर उनकी ऑडियंस और भी खुश हो जाएगी। तब मिनत्सुकी कहती है कि क्या वो उसके लिए इस प्रिजन में आया था और फिर दूसरी तरफ देखकर अजीब तरीके से हंसने लगती है, ये कहकर कि उसका भाई सही में बहुत ही अच्छा है। तब इसोगुरु गांता को कहता है कि उसने कभी सोचा नहीं था कि वो लड़कियों पर भी हमला कर सकता है। तब गांता कुछ कहता कि तभी वो गिर जाता है और ये काम मिनत्सुकी ने ही करा था। तब वो उसकी मदद करने के बहाने उसके पास जाती है और उसे चुपके से कहती है कि वो अपना मुंह बंद रखे। और फिर वो इसेगुरु को कहती है कि गांधा की इसमें कोई गलती नहीं है, वही उसके ट्रैप में फंस गई थी। और फिर रोते हुए इसेगुरु के पास जाती है। तब गांधा उसे कहता है कि उसने ही मुझे ट्रैप करा था और गुस्से में वो उस पे हमला करता है। पर तब बीच में इसेगुरु आता है और तब ये देखकर मिनोसुकी खुश हो जाती है और मन में ये कहती है कि वो इन दोनों को तब तक मारेगी जब तक उनकी हड्डियां ना दिखे, और फिर अपने ही भाई पर हमला करने लगती है। पर तब इसेगुरु ये कहता है कि ऐसे ही उसने हमारे फादर को ट्रैप करा था ना, और फिर उसे अब झूठ बोलने से मना करता है। तो मिनोसुकी उसे भी अपनी असली पर्सनालिटी दिखाती है और अपनी पावर से उसे पकड़ लेती है और अपने ही भाई को मारने लगती है। तब गांता उसे रुकने के लिए कहता है। तब मिनोसुकी उसे कहती है कि वो इसे अपना दोस्त समझ रहा है ना, पर ये वैसा लड़का नहीं है क्योंकि आखिर में वो उसका ही भाई है। तब वो उसे पूछती है कि क्या वो उसे कभी टकराया है और तब उसकी कोई इंपॉर्टेंट चीज गुम हो गई हो। तब गांता को उसकी वो कैंडी याद आती है, पर तब वो उसे कहता है कि आखिर इसमें गलत क्या है क्योंकि वो ये सब अपनी बहन को बचाने के लिए ही तो कर रहा था। पर मिनोसुकी उसकी कोई बात नहीं मानती है और वो उस पे ही हमला कर देती है। तब गांता को कुछ समझ ही नहीं आ रहा था कि वो मिनोसुकी को कैसे हराएगा, क्योंकि जब भी वो उस पे हमला करता है तब वो इसुगुरु को शील्ड की तरह यूज करती है। तब इसुगुरु मिनोसुकी से पूछता है कि आखिर उनकी मॉम कैसे मरी थी। तब वो उसे बताती है कि वो मॉम कहने के लायक भी नहीं है। तभी हम छोटी मिनोसुकी को देखते हैं जो कि अपनी मॉम के साथ एक घर जैसे जगह पे होती है। वहां पे कई सारे फ्लावर्स थे और वो उन पे पानी दे रहे थे।
इस दौरान रेड होल इंसिडेंट होता है जिसमें स्पेस से एक अनजान चीज आके टोक्यो पर गिरती है। इस वजह से वहां पे कई सारे अर्थक्वेक्स होने लगते हैं और तब ये अर्थक्वेक छोटी मिनोसुकी की जगह पे भी होते हैं। तब उस पे एक टेबल आके गिर जाता है, जैसे वो हिल ही नहीं पा रही थी। तब उसकी मॉम वहां से जा रही थी पर वो वापस आती है और छोटी मिनोसुकी को ले जाने के बजाय वो उसकी फेवरेट फ्लावर को अपने साथ बाहर ले जाती है। तब ये देखकर छोटी मिनोसुकी शॉक हो जाती है और तब उसकी आंखों के सामने उसकी मॉम पे बिल्डिंग का मलबा गिर जाता है, जिससे कि वो वहीं पे मारी जाती है। तब ये सब सुन के इसुगुरु को बुरा लगता है पर मिनोसुकी उसे मारने लगती है और उसे कहती है कि वो उसे अपना डिप्रेस चेहरा दिखाए, नहीं तो वो उसे जान से मार देगी। तब इस दौरान गांता उस पे हमला करता है, जैसे वो इसुगुरु को तो बचा लेता है पर मिनोसुकी गांता के हाथ अपनी पावर से पकड़ लेती है। पर गांता उसे बेवकूफ कहकर उसकी तरफ बढ़ता है और उसे कहता है कि बस उसके साथ एक बार बुरा हुआ है, इसके कारण वो डिप्रेस्ड हो गई और फिर वो हर एक के साथ झूठ बोलने लगी, उन्हें चोट पहुंचाने लगी। पर क्या उसे ये नहीं लग रहा है कि वो इससे खुद को ही पागल बना रही है। और फिर कांता अपना सिर उसके सिर पर जोर से मारता है, जैसे मिनुसुकी वहीं पे बेहोश हो जाती है। तब उस मैच को देखने वाले लोग उसे कहते हैं कि वो मिनुसुकी को जान से मार दे, पर गांता उन्हें ही गालियां देने लगता है। पर खैर, गांता फाइनली ये मैच जीत जाता है। फिर आगे हम मिनुसुकी को देखते हैं जो कि अभी भी बेहोश ही थी। तभी सुगुरु गांता को कहता है कि जब उनकी मॉम की डेथ हो गई थी तब इसे लगा था कि मिनुसुकी को प्रोटेक्ट करने की रिस्पॉन्सिबिलिटी उसकी है। तभी वहां पे अर्थक्वेक आ जाता है। तभी से मिनुसुकी होश में तो आती है पर तभी उसके ऊपर कई सारे ग्लासेस के टुकड़े और एक अलमारी गिर जाती है। पर तब उसके सामने इसिगुरो आता है और उसे बचा लेता है। तब मिनुसुकी को वो पल याद आता है जब वो उस अर्थक्वेक के कारण फंस गई थी। तब उसकी मॉम भी उसे छोड़कर चली गई थी पर तब उसे बचाने के लिए उसका भाई इसिगुरो ही आया था। तो प्रेजेंट में हम देखते हैं कि मिनुसुकी इसुगुरु के पास जाती है और उसके शरीर से वो ग्लास के टुकड़े निकालने लगती है। तब गांता वहां से चला जाता है क्योंकि वो उन दोनों की बातों के बीच में नहीं आना चाहता था। फिर गांता क्रो से मिलता है तब क्रो उसकी मैच की तारीफ करता है कि उसने वो मैच बहुत ही अच्छे से खेली। पर गांता उसे माफी मांगता है क्योंकि उसके कारण ही उसकी बाई आंख चली गई। तब क्रो उससे कहता है कि ये तो हर दिन का होता रहता है, पर हाँ, वो उससे अपनी फाइटिंग स्किल को और भी इम्प्रूव करने के लिए कहता है। फिर उसे वो कुछ टिप्स भी देता है जिससे कि वो अपनी फाइटिंग स्टाइल को इम्प्रूव कर सके। फिर आगे गांता और इसुगुरु एक साथ मेडिसिन लेने जाते हैं। तब गांता शीरो के बारे में पूछता है क्योंकि वो दोनों एक ही साथ थे। तब इसुगुरु बताता है कि जी ब्लॉक में आते समय वो अलग हो गए थे। फिर वो गांता से पूछता है कि आखिर वो शीरो को कैसे जानता है। तब गांता उसे बताता है कि वो दोनों बचपन के दोस्त हैं। जब उसकी मॉम जिंदा थी तब वो कुछ 10 साल का था। तब छोटा गांता शीरो के लिए पुडिंग लेकर गया था। तब शीरो ये खाने से मना करती है क्योंकि इंजेक्शन की वजह से उसका पूरा शरीर ही दर्द कर रहा था। तब गांता उसे कहता है कि जब उसे कोई दर्द हो रहा होगा तो उसे बस एस मैन को कॉल लगाना है, जैसे कि वो उसे बचाने के लिए आ जाएगा। पर शीरो को इस पे कोई यकीन नहीं था क्योंकि एस मैन टीवी पर ही होते हैं। पर तब गांता एस मैन के खिलौने से ही खेलने लगता है और उसे शीरो की मदद करने के लिए कहता है और उस खिलौने को शीरो के पास ले जाता है। पर तब शीरो से अनजाने में वो खिलौना टूट जाता है पर वो गांता से माफी नहीं मांगती। तब गांता वो खिलौना लेकर वहां से चला जाता है। तब हॉस्पिटल के पीछे जाकर वो रोने लगता है। तब वो खिड़की से अपनी मॉम को देखता है और उन्हें आवाज देता है पर उसकी आवाज वो नहीं सुन पाती। तभी वहां पे एक डॉग आता है और वो गांता को काटने लगता है। तब गांता एस मैन को बुलाता है पर ऑब्वियसली एस मैन कहाँ से आएगा, पर उसकी आवाज शीरो सुन लेती है। तब वो उसे बचाने के लिए शीरो सेकेंड फ्लोर से कूद कर उस डॉग पर गिरती है, जिससे कि वो डॉग वहीं पे शांत हो जाता है। और तब शीरो कहती है कि उसे बचाने के लिए एस मैन आया है और उस कैरेक्टर का पोस्ट करती है। तब शीरो को ये करते देखकर गांता बहुत ही खुश हो जाता है और फिर वो दोनों एक साथ खेलने लगते हैं। फिर हम प्रेजेंट में आते हैं जहाँ पे गांता कहता है कि वो शीरो से मिलना चाहता है और उसे माफी मांगना चाहता है उसे भूल जाने के लिए। तभी सुगुरु उसे बताना चाहता था कि कैसे शीरो ने अकेले ही कई सारे ऑफिसर्स को जान से मार दिया था। पर जब वो उसकी स्माइल देखता है तब वो खुद को रोक लेता है ये बताने से। आगे हम देखते हैं कि गांता मिनुसुकी के पास भाग कर जाता है और उसे पूछता है कि क्या अब उसे पनिशमेंट गेम खेलना पड़ेगा। यहाँ पे वो पोस्ट गेम की बात कर रहा था। तो मिनुसुकी उसे कहती है कि वो उसकी तरह यहाँ पे नई नहीं है, उसने ये गेम पहले भी खेला हुआ है जिसमें उसकी किडनी और पेट का कुछ पार्ट निकाला गया था। पर तब गांता उसे कहता है कि क्या हम ये सब बंद नहीं कर सकते। तो मिनुसुकी उस पर हंसने लगती है और कहती है कि इसुगुरु भी यहाँ से जाने से पहले यही कह रहा था। तो उसका कोई कास्टिस वाला कार्ड किसी ऑफिसर ने लिया था तो वो उसे लाने के लिए गया है।
तभी गांधा को एक आइडिया आता है जिसमें वो कास्टेस से मिनुसुकी को बचाने के बारे में सोचता है और फिर वहां से चला जाता है। और जो लोग भूल गए होंगे उन्हें बता दो कि कास्टेस यानी इस प्रिजन की करेंसी है। खैर, जब वो वहां से कहीं जा रहा था तभी एक लड़की अपनी पावर से उसके चेस्ट पर हमला करती है। इस हमले से गांधा वहीं पे बेहोश हो जाता है। फिर हम इसुगुरु को देखते हैं जो कि अपने कार्ड को ढूंढने की कोशिश कर रहा होता है। तभी उसे तामाकी मिलता है। तब उसके साथ एक और लड़का था, वो देखने में एक मॉन्क लग रहा था, तो हम इसे मॉन्क ही कहेंगे। तब तामाकी उसे पूछता है कि वो यहाँ पे आखिर क्यों है। तब इसुगुरु कहता है कि वो उनका ही काम करने के लिए यहाँ पे आया था, जो कि गांधा पर नजर रखने का है। तो तामाकी उसे अपना काम अच्छे से करने के लिए कहता है और फिर वो उसकी बहन के बारे में बातें करता है कि वो ऑडियंस में बहुत ही पॉपुलर है और उसकी क्यूटनेस के कारण उसे अच्छी रेटिंग भी मिली हुई है। फिर वो कहता है कि मिनुसुकी की पनिशमेंट गेम शुरू हो गई होगी और आज पता नहीं उन्हें क्या मिलने वाला है, उसका पैर या उसका नाक या फिर उसकी वो आंखें। यह सब सुन के इसुगुरु बहुत ही गुस्सा हो जाता है, जैसे कि वो बिना सोचे तामाकी पे हमला करता है। पर तब वो मॉन्क बीच में आता है और वो इसुगुरु को बहुत ज्यादा मारता है। आगे हम गांधा को देखते हैं जो कि होश में आता है। तब वहां पे वही लड़की थी जिसने उस पे हमला करा था। तो वो लड़की गांधा से माफी मांगती है क्योंकि वो बस उसकी स्ट्रेंथ देखना चाहती थी। फिर वो अपना नाम बताती है, कोशियो, और वो स्कार चेन की मेंबर है। तब वो उसे पूछती है कि क्या वो भी स्कार चेन का मेंबर बनना चाहेगा। पर गांधा को कुछ समझ नहीं आ रहा था कि पहले तो वो उसे मारती है और फिर उसे ज्वाइन करने के लिए कहती है, तो इससे वो क्यों ही ज्वाइन करेगा। और तभी वहां पे एक और लड़का आता है और कहता है कि क्योंकि वो उनकी तरह ही सोचता है। और फिर वो अपना नाम बताता है, नागी, और ये स्कार चेन का लीडर है। फिर वो कहता है कि उनका एनिमी ये प्रिजन डेडमैन वंडरलैंड है और उनका गोल ये है कि इस क्रॉक्स कार्निवल के शो को खत्म करें। इसलिए हमें और भी लोगों की जरूरत पड़ेगी। और जब उन्होंने उसकी कल वाली मैच देखी थी तो उन्हें लगा था कि वो परफेक्ट है मेंबर बनने के लिए। तब गांधा को लगा था कि इस प्रिजन में सभी लोग पागल हैं, पर हाँ कुछ लोग हैं जो उसकी तरह ही सोचते हैं। पर तब वो उनसे माफी मांगता है, ये कहकर कि अभी वो जल्दी में है क्योंकि उसे वो पोस्ट गेम शो किसी भी हालत में रोकना है और मिनिसुकी को बचाना है। तब नागी उसे रोकता है और तब वो अपना एक छोटा सा फोन निकालता है जो कि उसे अपने मुंह में छुपा के रखा था। तब वो उसे एक कॉल करता है। एपिसोड के शुरू में हम मिनुसुकी को देखते हैं जहाँ पे पोस्ट गेम शो शुरू ही होने वाली होती है। तब मिनुसुकी को डर लगने लगता है, वैसे उसने पहले भी ये गेम खेली हुई होती है, पर इस बार उन दोनों की वजह से उसे लग रहा होता है कि वो बच जाएगी। खैर, वहां पे वो डॉक्टर उस मशीन के साथ आती है और फिर वो उस मशीन को शुरू करती है। और फिर वहां पे एक बहुत ही शॉकिंग चीज हो जाती है कि उस मशीन में हेयर लिखे आते हैं, यानी अब पनिशमेंट के लिए मिनुसुकी के कुछ बाल निकाले जाएंगे। तो वो डॉक्टर ये देख कर गुस्सा हो जाती है क्योंकि उसने कभी भी इस मशीन में हेयर का ऑप्शन लिखा भी नहीं था। पर तब मिनुसुकी ये देख कर बहुत ही खुश हो जाती है। फिर आगे हम गांता को देखते हैं जो कि ये सब टीवी में देख रहा होता है। तब वो नागी का शुक्रिया अदा करता है उसकी मदद करने के लिए। तब नागी कहता है कि वो इतना भी पावरफुल नहीं है, पर हाँ अगर वो उन पे यकीन करता है तो वो उन्हें उनके आगे के प्लान्स बता सकता है। पर तभी उस जगह पे मॉन्क आता है और उन्हें कहता है कि अगर वो रूल्स के खिलाफ जाएंगे तो उन्हें भी पनिशमेंट मिलेगी। और फिर इस गुरु को वहां पे फेंक देता है और उन पे हमला करता है। इस हमले से वो पूरी जगह बर्बाद तो हो ही गई थी, पर साथ ही में वो तीनों भी कई हद तक घायल हो गए थे। पर तब गांधा वापस खड़ा होके उस पे हमला करता है, पर मॉन्क किसी चीज से उसका हमला रोक देता है और फिर अपनी गिटार वाली गन से उस पे हमला करने ही वाला होता है। पर तब उसके ऊपर के ऐसी वेंडर से शीरो आती है और मॉन्क पे गिर जाती है। फिर वह गांधा के पास जाती है ये कहते हुए कि उसने उनके लिए पुडिंग लाई हुई है। इस दौरान मॉन्क का गिटार शीरो की वजह से टूट जाता है, तो वो कहता है कि आज का शो कैंसिल हो गया है और फिर वहां से चला जाता है। फिर कुछ देर बाद वहां पे एक मेंबर आता है, इसने एक बहुत ही बड़ा काम पूरा कर दिया था। इससे नागी उसकी तारीफ करता है। वैसे इस लड़के का नाम रोकुरो है और ये एक बहुत ही इंपॉर्टेंट मेंबर है, इसी ने ही मिनुसुकी को पोस्ट गेम शो में बचाया था। फिर अगले सीन में हम देखते हैं कि नागी उनके सभी मेंबर्स के साथ गांधा का इंट्रोडक्शन करवाता है और जो इसुगुरु है उसका इलाज एक डॉक्टर कर रहा होता है। फिर आगे कोशियो उन्हें प्लान बताती है। इस प्राइवेट प्रिजन में गवर्नमेंट से कुछ ऑफिसर आने वाले हैं इंस्पेक्शन करने के लिए, इसलिए उस पूरे वीक सब कुछ बंद रहेगा, प्रॉप्स कार्निवल का शो भी। इस वजह से उन पे ज्यादा अटेंशन नहीं रहेगा, तो वो सब उस दौरान ही यहाँ से निकलेंगे। तब रोकुरो कहता है कि इस प्लान में बस मॉन्क ही उनकी सबसे बड़ी मुसीबत होगी क्योंकि वो बहुत ही ज्यादा पावरफुल है। तब गांधा उन्हें बताता है कि जब उसने अपनी पावर से उस पर हमला करा था तब उसने किसी चीज से वो हमला रोक दिया था। तब ये सुनकर वहां पे सभी लोग शॉक हो जाते हैं क्योंकि देखो,
हर प्लेयर का अटैक करने का स्टाइल अलग है और उन सभी के अटैक में एक चीज कॉमन है कि वो सभी अपनी ब्लड का यूज करके ही अटैक करते हैं। और अब प्लान के इतने अंत में आकर ये सुनना कि मॉन्ग के पास ऐसी चीज है कि उससे वो अटैक रोक सकता है, ये सुनकर तो ऑब्वियसली सभी शॉक ही हो जाते हैं। तब रोकुरो उस जगह की सीसीटीवी हैक करता है जहाँ पे उनकी फाइट हुई थी और फिर वो उनकी फाइट की वीडियो चलाता है जिसमें जब गांता ने हमला करा था तब इस वीडियो में मॉन्क उस हमले को डॉज कर लेता है, ना कि उस हमले को रोकता है। पर जब उनकी एक्चुअल फाइट हुई थी वहां पे तो मॉन्क ने किसी चीज से उसका हमला रोका था, पर इस वीडियो में उस हमले को वो डॉज कर रहा है। यानी ये वीडियो फेक भी हो सकती है और ऑब्वियसली इस बात पर कौन ही यकीन करेगा। फिर वो सब गांता को कहते हैं कि वो ऐसे उन्हें डराए ना, और शायद से वो उस टाइम पे ड्रंक भी हो सकता है, तो उसे कुछ समझ नहीं आया होगा। देन वो सभी उस पे हंसने लगते हैं। तब रोकुरो कहता है कि ऐसे तो वो सब गांता पर कैसे ही यकीन कर सकते हैं, और फिर वो ये भी कहता है कि ऐसे बच्चे को अगर हम अपने प्लान में रखेंगे तो इससे कोई भी इम्प्रूवमेंट नहीं हो सकती है। तब इससे गांता गुस्सा तो हो ही जाता है और कहता है कि उसने कभी ये कहा नहीं है कि वो उनके साथ ज्वाइन होगा, और फिर वो शीरो के साथ वहां से चला जाता है। आगे वो क्रो के पास जाता है, वहां पे वो सारी चीजें बताता है कि कैसे जब उसने एक आदमी पर हमला करा था तब उसने किसी चीज से उस हमले को रोक दिया था। और फिर जब वो उस आदमी का नाम क्रो को बताता है तब ये सुनकर वो शॉक हो जाता है और कहता है कि वो मॉन्क के साथ फाइट क्यों कर रहा था। तब गांता उसे समझाता है कि ये सब सडनली हुआ था जब वो नागी के साथ था। तब ये सुनकर क्रो थोड़ा शांत हो जाता है और फिर वो नागी के पास में हुआ एक इंसिडेंट बताता है जो कि बहुत ही शॉकिंग है। तो यही कुछ 2 साल पहले क्रॉप्स कार्निवल के शो में नागी को जानबूझकर अपनी ही वाइफ के साथ फाइट करने के लिए कहा जाता है, जो कि प्रेग्नेंट भी थी। तब ऑब्वियसली कोई मर्द अपनी ही वाइफ को, जो कि प्रेग्नेंट भी है, उसे कैसे ही मार सकता था, तो इसलिए नागी जानबूझकर हार जाता है। फिर पोस्ट गेम शो में नागी के गले का कोई एक पार्ट निकाला जाता है जिससे कि वो अब बात नहीं कर सकता था। तब तामाकी को नागी पर बहुत ही गुस्सा था क्योंकि उसने फाइट नहीं करी थी, तो इसलिए वो नागी की वाइफ को मार देने का ऑर्डर देता है। तब नागी अपनी वाइफ के साथ वहां से भाग जाने का ट्राई तो करता है, पर तब मॉन्क उसकी वाइफ को मार देता है। तब नागी की आंखों के सामने ही उसकी वाइफ मारी जाती है। फिर आगे गांता अपने रूम में चला जाता है। उस रूम में शीरो के साथ नागी भी था, और हाँ मैं बता दूं कि नागी अब बात कर सकता है, शायद से उसने वो पार्ट वापस लगाया होगा। खैर तब गांता उसके बिहेवियर के चलते उससे माफी मांगता है और फिर वो ये भी कहता है कि उनकी वाइफ के बारे में उसे पता नहीं था। तब नागी उसे बताता है कि वो ये सब रिवेंज लेने के लिए नहीं कर रहा है। कार चेन के सभी मेंबर्स बस डेडमैन वंडरलैंड को बंद करना चाहते हैं जिससे कि हम सभी फ्री हो जाए। यानी नागी के लिए रिवेंज से ज्यादा फ्रीडम इंपॉर्टेंट है। इसके पीछे एक रीजन भी है, वो है उसका बेबी। एक्चुअली उसकी वाइफ ने मरने से पहले उनके बच्चे को जन्म दिया था, जो कि इस टाइम पे बाहर एक नर्सिंग फैसिलिटी में है। तो बस नागी ये चाहता है कि वो अपने बच्चे को अपने हाथों से उठाए और उसके साथ अपनी बची हुई जिंदगी जी पाए। और ऐसे ही कुछ रीजंस है हर स्कार चेन मेंबर के, इसलिए वो अपने फ्रीडम के लिए लड़ रहे हैं। इसके बाद सीन चेंज होता है जहाँ पे अब रात हो गई थी। तब गांता सोते हुए नागी के बारे में ही सोच रहा होता है कि आखिर नागी रिवेंज क्यों नहीं लेना चाहता है, क्योंकि अगर उसे रेडमैन दिखा तो वो उसे जरूर से मार देगा। फिर गांता शीरो से पूछता है कि ऐसी कोई चीज है जो वो करना चाहती है। तब वो पहले तो शीरो यही कहती है कि उसे सारे टाइम बस आइसक्रीम ही खानी है, पर फिर वो बताती है कि उसे उस फेरिस व्हील में बैठना है। तब गांता उसे बताता है कि वो फेरिस व्हील विजिटर्स के लिए ही है, वहां पे हम जैसे प्रिजनर्स नहीं जा सकते हैं। पर फिर वो मन में कुछ देर सोचता है और फिर वो शीरो को कहता है कि वो दोनों एक दिन जरूर से फेरिस व्हील में बैठेंगे। तब ये सुनकर तो शीरो बहुत ही खुश हो जाती है। आगे हम मॉन्ग को देखते हैं जो कि शीरो के बारे में ही सोच रहा होता है। नहीं, वो उसके प्यार में नहीं पड़ा है, बल्कि वो उस पे बहुत ही गुस्सा है क्योंकि शीरो ने उसका गिटार जो तोड़ दिया था। तो वहीं पे एक छोटी लड़की अपनी पढ़ाई कर रही होती है। तो वो मॉन्ग को कहती है कि बुरे बच्चों को पनिशमेंट देनी बहुत ही जरूरी होती है। और तभी हम उस रूम में रोकुरो को भी देखते हैं क्योंकि उन्हें बताता है कि सारी चीजें हमारे प्लान के हिसाब से ही चल रही है। फिर अगले दिन गांता स्कारचिन मेंबर के पास जाता है और तब वो उन सबसे माफी मांगता है उसके बिहेवियर के चलते। तो वो सभी उसे माफ कर देते हैं। तभी वहां पे शीरो आती है। तब गांता उसे वापस रूम में जाने के लिए कहता है, पर शीरो गांता को नहीं छोड़ना चाहती थी। तब गांता उसे समझाता है कि जब ये प्लान पूरा होगा तो वो दोनों फ्री हो जाएंगे और हम फेरिस व्हील में भी घूमेंगे।
पर तब तक के लिए ये सब सीक्रेट ही रखना है। तब शीरो गांता की बात मान लेती है और वापस अपने रूम में चली जाती है। वैसे अगर तुम सोच रहे हो कि आखिर गांता शीरो की मदद क्यों नहीं लेना चाहता है, क्योंकि शीरो पावरफुल भी है और साथ ही में स्कार चेन का एक और मेंबर भी बढ़ जाएगा। तो मैं बता दूं कि शीरो भले ही दिखने में बड़ी लग रही हो, पर वो अंदर से एक छोटी बच्ची ही है। तो इसके कारण ही गांता नहीं चाहता है कि शीरो इस प्लान में पार्टिसिपेट करे। खैर आगे नागे उन सभी को कहता है कि उनका गोल बस यहाँ से भागना नहीं है, बल्कि इस जेल में क्या हो रहा है ये पूरी दुनिया को बताना है। और ये काम हम एक डाटा चिप से करने वाले हैं, क्योंकि इसके अंदर तामाकी के सारे इलीगल ऑपरेशन की कॉपीज है और साथ ही में इसके अंदर ऐसी कई इंफॉर्मेशन है जिससे कि डेडमैन वंडरलैंड को वो खत्म कर सकते हैं। यानी उन्हें कैसे भी करके इस इंफॉर्मेशन को पूरी दुनिया तक पहुंचाना ही होगा। तब नागे उन्हें प्लान बताता है जहाँ पे कि वो और रोकुरो जी ब्लॉक के कंट्रोल रूम को अपने कब्जे में करेंगे और जो बचे हुए ऑफिसर्स होंगे उन्हें कंफ्यूज करने के लिए दो टीम्स बनाई जाएगी, जहाँ पे एक टीम के पास वो जीप होगी। फिर आगे नागे और रोकुरो कंट्रोल रूम पे हमला करते हैं और वहीं पे हमारी मेन टीम जिसमें गांता भी होता है वो सभी एक ब्रिज के पास पहुंच जाते हैं। इस ब्रिज के अंदर कई सेंसर्स हैं, इसलिए एक लड़का अपनी पावर से उसके ऊपर एक ब्रिज बनाता है। फिर वो सभी उसे क्रॉस करने लगते हैं। वैसे उसने बनाया हुआ ब्रिज स्ट्रॉन्ग तो था, पर जिस चीज को पकड़कर इस ब्रिज को बनाया गया था वहां से ये बनाया हुआ ब्रिज टूट जाता है, जिससे कि वो सभी नीचे गिर जाते हैं। इससे वो सेंसर्स भी एक्टिव हो जाते हैं और वहां पे एक रोबोट आ जाता है और वो उन पे हमला करता है। इस हमले में उनका एक साथ ही मर जाता है और वो ब्रिज भी टूटने लगता है। तो कोशियो वो चिप गांधा को देती है और उसे यहाँ से जाने के लिए कहती है और फिर उस ब्रिज को पकड़ लेती है। तब गांधा उसे छोड़कर नहीं जाना चाहता था, पर वो अब कुछ कर भी नहीं सकता था। तो वो सभी कोशियो को पीछे छोड़कर आगे चले जाते हैं। तब कोशियो ने अकेले उस ब्रिज को पकड़ कर रखा था और तब वो रोबोट उस पे पीछे से हमला करने के लिए ही आ रहा होता है। तब कोशियो स्कार चेन का पहला दिन याद करती है, जहाँ पे दूसरे मेंबर्स उसके पीछे से उसका मजाक उड़ा रहे थे। तब कोशियो उन्हें इग्नोर करके अपने गले में पहनी हुई छोटी सी बेल बजाती है। तभी वहां पे नागी आता है और उस बेल के साउंड की तारीफ करता है। तब कोशियो कहती है कि ये बस पुरानी बेल है, पर नागी कहता है कि इसके साउंड से मुझे अपने एक दोस्त की याद आती है, इसलिए चाहे जितना भी बुरा टाइम मुझ पे आए, पर जब मैं इस बेल का साउंड सुनता हूँ तब मुझे लगता है कि मेरा एक दोस्त अभी भी मेरे साथ ही है। जिसके बाद हम प्रेजेंट में देखते हैं, जहाँ पे कोशो ये उम्मीद कर रही होती है कि उन सभी ने ब्रिज को क्रॉस कर लिया होगा। तभी वो रोबोट उस पर हमला करता है, पर कोशो अपनी पावर से खुद को प्रोटेक्ट कर लेती है और फिर उस रोबोट पे हमला करती है। इससे वो रोबोट ब्लास्ट तो हो ही जाता है, पर कोशो इससे बेहोश होकर नीचे गिर जाती है। आगे हम गांता और उन सभी को देखते हैं जो कि सही सलामत एक रूम में पहुंच चुके थे। तब उनके सामने एक लिफ्ट थी जो कि उन्हें यहाँ से बाहर निकाल सकती थी, पर यह लिफ्ट तभी ही शुरू हो सकती थी जब नागे उस कंट्रोल रूम से स्विच को ऑन करेगा। फिर हम नागे और रोकुरो को देखते हैं, जहाँ पे उन दोनों ने मिलकर वहां के सभी ऑफिसर्स को मार दिया था। तब नागी उसे वो लिफ्ट शुरू करने के लिए कहता है, पर तभी वहां पे एक छोटी बच्ची आती है और तब नागी को लगता है कि वो बच्ची गलती से यहाँ पे आई होगी। तो वो उसे अपने साथ चलने के लिए कहता है और फिर से रोकुरो को लिफ्ट शुरू करने के लिए कहता है, पर तब रोकुरो लिफ्ट को शुरू करने से मना करता है और कहता है कि यही उनका प्लान है। तो वो बच्ची अपनी बैग से एक बहुत ही बड़ी स्वॉर्ड निकालती है और कहती है कि वो इस एरिया की लीडर है और वो बुरे बच्चों को पनिश करती है। तब नागी भी अपनी पावर को एक्टिवेट करता है और उस बच्ची पे हमला करता है, पर उस बच्ची की जो स्वॉर्ड थी उस पे नागी का हमला लगने से पहले ही डिसअपियर हो जाता है। ऐसे उस बच्ची का हर हमला नागी को लग रहा था। तब नागी को गांधा की वो बातें याद आती है कि कैसे उसका हमला मॉग ने डिसअपियर करा था, और फिर नागी को ये भी समझ आता है कि जो सीसीटीवी वीडियो उन्होंने देखी थी वो रोकुरो ने ही एडिट करी थी। तब रोकुरो उसे कहता है कि वो उसे कुछ भी नहीं करेगा, बस उसे उनके पीछे आना होगा, पर नागी इसे मना करता है क्योंकि अब इस टाइम पे सारे स्कारचेन मेंबर्स की उम्मीदें उस पे है, तो वह ऐसे पीछे तो नहीं हट सकता और फिर अपनी पावर से उस बच्ची पे हमला करता है। कुछ देर बाद हम देखते हैं कि नागी की हालत अब बहुत ही खराब हो गई थी और वहीं पे उस बच्ची को एक खरोच भी नहीं आती। फिर आगे वो नागी को और भी खतरनाक तरीके से पनिशमेंट देने लगती है। इस बार वो उसके हाथों, पैरों और छाती पे बड़े बड़े कट मारती है और फिर उसका एक हाथ भी काट देती है। तब नागी वापस खड़ा होता है और कहता है कि उसकी इन पनिशमेंट से बस वही डर सकते हैं जिनके पास कोई उम्मीद ना हो, और फिर अपने टूटे हुए हाथ को उस पे फेंकता है और फिर सीधे रोकुरो के पास जाके उसे पहले बेहोश करता है और फिर लिफ्ट को शुरू करता है। तब गांता और सभी लिफ्ट को शुरू होता देखकर खुश हो जाते हैं और फिर उस लिफ्ट से वो ऊपर चले जाते हैं। तब जाते समय वो सभी बहुत ही खुश थे कि अब फाइनली वो अपनी पुरानी जिंदगी जी पाएंगे। और तो कुछ मेंबर्स ने अपना प्लान भी बना लिया था कि वो बाहर जाके क्या क्या करेंगे, पर जब वो ऊपर पहुंच जाते हैं तब उनके सामने मॉन्क अपने सोल्जर के साथ होता है और फिर क्या उनमें लड़ाई शुरू हो जाती है। तब उनकी पावर से सोल्जर्स को कुछ भी नहीं हो रहा था क्योंकि उनके पास भी वही वेपन्स थे जिसके कारण उनका हमला डिसअपियर हो रहा था।
फिर क्या, वो सोल्जर्स एक एक करके लगभग सभी स्कारचेन मेंबर्स को मार देते हैं। तब एक आदमी गांता को उस चिप को संभाल कर रखने के लिए कहता है, लेकिन तभी उसे बचाते समय वो आदमी मारा जाता है। तब अपने आखिरी समय वो गांता को यही कहता है कि अब उन सभी की सारी उम्मीदें उस पे हैं। तभी हम नागी को देखते हैं जहाँ पे उसका कई सारा खून निकल चुका था। तब वो अपना फोन निकालता है जो कि उसने अपने मुंह में छुपा के रखा था, और फिर वो किसी को तो कॉल लगाता है। फिर हम गांधा को देखते हैं जिसके सामने मॉन्क अपनी गन पकड़कर खड़ा होता है, पर तब पता नहीं क्यों पर मॉन्क और उसके सभी सोल्जर्स उन्हें वहां पे बंद करके चली जाते हैं। तभी एक टनल से शीरो वहां पे आती है और भागकर वो गांधा के पास चली जाती है और उसे वो चिप लेकर आग में फेंक देती है, और फिर स्माइल करके गांधा से पूछती है कि क्या वो ठीक है। तब गांधा को उन सबके चेहरे दिख रहे होते हैं जिन्होंने बस उस डाटा चिप के लिए अपनी जान दे दी थी। फिर वो शीरो से पूछता है कि आखिर उसने ये क्यों करा। तब शीरो उसे बताती है कि वो डाटा चिप डेंजर थी, पर गांधा कहता है कि उसे ये पहले से ही पता था। पर शीरो कहती है कि गांधा वीक है, इसलिए वो उसे प्रोटेक्ट करना चाहती थी। तब गांधा उसे समझाता है कि वो चिप कितनी इंपॉर्टेंट थी, पर शीरो कहती है कि उसे इन सब से कोई मतलब नहीं है, बस वो गांधा की परवाह करती है। तभी गांधा शीरो को थप्पड़ मारता है और कहता है कि वो उसका चेहरा वापस नहीं देखना चाहता। आगे हम देखते हैं कि वो सब अपनी जगह पर बैठे होते हैं। तभी वहां पे कोशियो आती है, तब उसे देखकर सभी लोग बहुत ही खुश हो जाते हैं। फिर गांधा उसे सारी बातें बताता है। तब कोशियो को ये यकीन नहीं हो रहा था कि शीरो ऐसा भी कर सकती है। फिर आगे वो कहती है कि उनके पास अभी भी टाइम है क्योंकि इंस्पेक्शन ऑफिसर्स अभी गए नहीं हैं। तब ये सुनकर वो थोड़े शॉक हो जाते हैं क्योंकि उनका जो मेन वेपन था डाटा चिप वो तो उनके पास नहीं है, और जो रोकुरो है वो भी कहाँ पे है ये किसी को नहीं पता। तब कोशियो कहती है कि उसे सारी बातें समझ आ रही है, पर ये उनका आखिरी चांस है। तब वो बताती है कि हम में से एक भी अगर उन पर पहुंच जाता है और इंस्पेक्शन ऑफिसर से मिलता है तो भी उनका काम बन सकता है। और फिर वो अपनी बातों से वो सबको मोटिवेट करती है, जिससे कि सभी मेंबर्स इस प्लान पर भरोसा करते हैं। आगे हम मकीना को देखते हैं जो कि अपने एक साथी के साथ तामाकी के ऑफिस में होती है। वहां पे वो तामाकी के पूरे कंप्यूटर के डाटा की कॉपी बना रही होती है, जिससे कि वो जी ब्लॉक में क्या क्या हो रहा है ये इंस्पेक्शन ऑफिसर को प्रूफ के साथ दिखाए। तभी वहां पे तामाकी आता है, तब वो दोनों एक कोने में जाकर छुप जाते हैं। तब तामाकी के साथ एक और आदमी भी था। तब मकीना उस आदमी को पहचान लेती है कि ये कंट्री के डिफेंस मिनिस्टर आओई है, जहाँ पे आओई कुछ मॉन्स्टर्स को खरीद लेने की बात कर रहे होते हैं। जिसके बाद की सीन कुशो पे आता है जहाँ पे उसके कई मेंबर्स मारे जाने की वजह से वो नए मेंबर्स को रिक्रूट करने के बारे में सोच रही होती है। तभी वहां पे सरप्राइजिंगली रोकुरो आता है। उसे देखकर सभी मेंबर्स बहुत ही खुश हो जाते हैं, पर तब रोकुरो गुस्से में पूछता है कि आखिर उसका प्लान किसने बर्बाद करा, आखिर किसको पता चला कि उस डाटा चिप में बॉम्ब था। तब ये सुनकर सभी मेंबर्स कंफ्यूज हो जाते हैं क्योंकि उसी ने ही तो डाटा चिप बनाई थी। तब रोकुरो कहता है कि उस डाटा चिप में कोई डेडमैन वंडरलैंड का सीक्रेट नहीं था, वो तो बस एक बॉम्ब था। और फिर से वो पूछता है कि आखिर उनको ये कैसे पता चला। तब ये सब सुन के गांता को शीरो की याद आती है कि कैसे उसने उस चिप को फेंक दिया था। पर खैर रोकुरो आगे कहता है कि अब जब वो सभी जिंदा है तो उसे एक नया टास्क मिला है। आगे हम मोंग को देखते हैं जिसने नागी को जिंदा पकड़ कर रखा होता है। तब नागी उसे पूछता है कि आखिर उसने मुझे क्यों पकड़ कर रखा है। तब मोंग उसे एक इंजेक्शन देते हुए कहता है कि उसके जैसा पावरफुल आदमी शायद से यहाँ पे कोई होगा, तो इसलिए वो हमें ज्वाइन करे। तो बॉबे से नागी इसके लिए मना करता है, ये कहते हुए कि जिन्होंने मेरी वाइफ को मार दिया था उन्हें तो मैं क्यों ही ज्वाइन करूं। पर मोंग कहता है कि वो इतनी बातें तो कर रहा है, पर क्या वो अपने साथियों के बारे में सोच रहा है। तभी हम वापस रोकुरो को देखते हैं जहाँ पे वो अपने टास्क के बारे में बताता है कि उन सबको वो एक एक करके मार देगा, और उसकी मदद करने के लिए वहां पे उसके कई सोल्जर्स आते हैं। तब रोकुरो सबसे पहले गांता को मार देने का डिसाइड करता है, पर वो ये काम कर पाता कि तभी वहां पे क्रो आता है और वो उनको मार देता है। और फिर जब वो दूसरे सोल्जर्स पर हमला करता है तब उसके ब्लेड टूट जाता है। तब ये देखकर रोकुरो बहुत ही ज्यादा हंसता है और कहता है कि वो उनका कुछ भी नहीं बिगाड़ सकता। तब क्रो अपने ब्लेड से इतनी तेजी से हमला करता है कि वो हमला वहां पे किसी को भी नहीं दिखता, और जिन सोल्जर्स पर ये हमला करा था उन सब के भी टुकड़े हो जाते हैं। जिसके बाद हम आगे देखते हैं जहाँ पे कि उन सब ने मिलकर रोकुरो के साथ उन सब सोल्जर्स को भी हरा दिया था। तब कोशो क्रो को कहती है कि वो हमारे साथ ज्वाइन हो क्योंकि वो बहुत ही पावरफुल है, तो वो उसकी मदद से हम इस क्रॉप्स कार्निवल के शो को खत्म कर पाएंगे। तब हंसते हुए क्रो उन्हें मना करता है और कहता है कि ये जगह और बाहर की दुनिया एक जैसी ही है, बस फर्क इतना है कि इस जगह पे ऑनेस्टी है, कि यहाँ पे तुम लड़ सकते हो, दूसरे को तुम बेवकूफ बना सकते हो, और सबसे इम्पोर्टेंट अगर तुम स्ट्रांग हो तो ही तुम सरवाइव करोगे। और ये कहकर वो वहां से चला जाता है। एपिसोड के शुरू में हम गांता को देखते हैं जिसे बहुत ही बुरा लग रहा होता है क्योंकि शीरो उसे बस प्रोटेक्ट करना चाहती थी, पर गांता ने उसके साथ बहुत ही बुरा बिहेव तो करा ही, साथ ही में उसने थप्पड़ भी मारा था। तब ये सब सोचकर ही उसे बहुत ही बुरा लग रहा था।
जिसके बाद हम शीरो को देखते हैं जहाँ पे वो रोते हुए गांधा के बारे में ही सोच रही थी कि तभी वहां पे एक और लड़की आती है। इसका नाम साकीगामी है और इसी ने ही शीरो को बताया था कि उस डाटा चिप में बॉम्ब है। और ये बॉम्ब वाली बात साकीगामी को नागी ने बताई थी। याद है जब नागी ने कॉल करा था तो वो कॉल साकीगामी ने ही उठाया था। इसके बाद सीन वापस गांधा पर आता है जहाँ पे वो क्रो के पास जाता है और उसे रिक्वेस्ट करता है कि वो उसे फाइट करना सिखाए, पर क्रो इसके लिए मना करता है। तब गांधा कहता है कि उसके पास कोई दूसरा ऑप्शन नहीं है, अगर वो स्ट्रांग होता तो फिर वो नागी को भी बचा सकता था और शीरो को भी उसकी चिंता नहीं करनी पड़ेगी। तब गांधा ये सारी बातें रोते हुए और अपनी दिल से बोल रहा था, जिससे कि क्रो उसे सिखाने के लिए मान जाता है। इसके बाद हम शीरो को देखते हैं जो कि बहुत ही उदास होती है क्योंकि उसे समझ ही नहीं आ रहा था कि आखिर गांधा उसे इतना हेट क्यों करता है। और फिर गुस्से में वो वापस चॉकलेट जैसी कुछ चीजें खाने लगती है। तब साकीगामी उसे कहती है कि वीक ह्यूमंस इररिस्पॉन्सिबल होते हैं, वो हमेशा दूसरों पर ही ब्लेम करते हैं। तब वो शीरो से पूछती है क्या वो सही में उस गांधा की परवाह करती है। तब शीरो गुस्से में कहती है कि उसे गांधा की कोई परवाह नहीं है और वहां से चली जाती है, ये कहते हुए कि वो गांधा को पंच मारेगी जिससे कि वो अपना बदला ले सके। आगे हम कोशियों को देख रहे हैं जो कि अपने प्लान को कंटिन्यू करती है जहाँ पे सभी लोग अलग अलग होकर यहाँ से निकलने की कोशिश करेंगे। तब गांधा यहाँ पे नहीं होने के कारण उसके बिना ही अपने प्लान को शुरू करते हैं। जहाँ पे वो सभी निकल जाते हैं तो कोशियो भी एक सोल्जर की यूनिफॉर्म पहनकर नागी को ढूंढने के लिए निकल जाती है। तभी उसे एक पुरानी बात याद आती है जहाँ पे वो नागी के साथ बात कर रही थी। तब नागी उसे अपना लॉकेट दिखाता है जो कि उसकी वाइफ ने उसे दिया था, क्योंकि नागी को ऐसी कोई चीज चाहिए थी जिसमें वो उनके बच्चे की फोटो रख सके। तब ये सुनकर कोशिया बहुत ही खुश हो जाती है और उसे पूछती है कि वो लड़का है या फिर लड़की है। तब नागी कहता है कि वो लड़की है और फिर अपना लॉकेट कोशियो को देता है अपनी बच्ची की फोटो देखने के लिए और कहता है कि उसके दिल में अभी भी एक होप है जहाँ पे वो अपनी बेटी से मिल पाएगा और अपनी बची हुई जिंदगी उसके साथ बिता पाएगा। खैर नागी उसे पूछता है कि उसकी बेटी क्यूट है ना। तब कोशियो कहती है कि वो सही कह रहा है, उसकी बेटी सही में बहुत ही क्यूट है। पर तब हम उस लॉकेट को देखते हैं जिसमें कोई भी फोटो नहीं थी, यानी नागी ने बस अपने दिमाग में अपनी बेटी का ख्याल बनाया हुआ है। असलियत में उसकी बेटी उसी दिन मारी गई थी जब उसकी वाइफ की डेथ हो गई थी और ये रियलिटी नागी एक्सेप्ट ही नहीं करना चाहता था, तो इसलिए कोशियो भी उसे कुछ नहीं कहती। इसके बाद हम गांधा को देखते हैं जहाँ पे क्रो उसकी ट्रेनिंग ले रहा था। तब क्रो गांधा की एक कैंडी लेता है और बांध देता है और गांधा को कहता है कि वो अपनी पूरी पावर से उस कैंडी पर हमला करे और वो उसके हर हमले को रोकने की कोशिश करेगा, इसलिए उसे बहुत ही स्पीड से हमला करना होगा। जिसके बाद कि वो अपनी ट्रेनिंग को कंटिन्यू करते हैं। तभी वहां पे साकीगामी आती है और गांधा से शीरो के बारे में पूछती है। तब साकीगामी क्रो को भी जानती थी तो वो उसका हालचाल पूछती है, पर क्रो से सवाल करता है कि आखिर वो सडनली कहाँ गायब हो गई थी। तब साकीगामी उसके पास जाते हुए कहती है कि वो कुछ टाइम के लिए मर गई थी और फिर उसे पीछे से पकड़कर कहती है कि वो यहाँ पे लड़ने के लिए नहीं आई हुई। तब क्रो जो इतना ज्यादा पावरफुल है वो भी उससे कहीं ना कहीं डर रहा था। तभी साकीगामी क्रो के ब्लड को चाटने लगती है जिससे क्रो उसे दूर करता है और तब गांधा को बताता है कि साकीगामी क्रॉप्स कार्निवल शो की सबसे पावरफुल प्लेयर थी। तब ये सुनकर गांधा तो शॉक ही हो जाता है और तभी साकीगामी उसके पास जाती है और उससे पूछती है कि क्या वो उसका ब्लड देख सकती है। और ये सब इतनी तेजी से होता है कि गांधा को रिएक्ट करने का टाइम भी नहीं मिलता। और तब क्रो बीच में आकर साकीगामी को कहता है कि वो अभी ट्रेनिंग कर रहे हैं, इसलिए वो थोड़ा सा भी ब्लड वेस्ट नहीं कर सकते। तब साकीगामी इस पर ज्यादा रिएक्ट नहीं करती और बिना कुछ करे वहां से चली जाती है। इसके बाद हम नागी को देखते हैं जो कि दिखने में बहुत ही खतरनाक लग रहा था और तभी उसके सामने एक आदमी आ जाता है। तो नागी उसके सिर को पकड़कर उसे बहुत ही बेरहमी से मार देता है। आगे हम कोशियो को देखते हैं जिसे एक रूम के अंदर जाने से बहुत ही डर लग रहा था, पर वो हिम्मत करके रूम के अंदर जाने ही वाली होती है। तभी वहां के एसी वेंडर से शीरो आती है। तब उसे पकड़ने के लिए कई सोल्जर्स उसके पास जाते हैं और कोशियो जो कि एक सोल्जर के कपड़े पहनी हुई थी वो उसके पास जाकर उसे पूछती है कि आखिर वो यहाँ पे क्या कर रही है। पर ऐसा लग रहा था कि शीरो नशे में है और उसे कुछ समझ ही नहीं आ रहा है कि वो कहाँ है और क्या बोल रही है। तभी वहाँ पे मॉन्क आता है और वो शीरो को पहचान लेता है। तब कोशियो उसे बचाने की कोशिश तो करती है और मॉन्क उसकी आवाज से समझ जाता है कि ये उनका कोई सोल्जर नहीं है बल्कि ये एक कोशियो है। तब इससे कोशियो शॉक तो हो ही जाती है, बस साथ ही में वो बहुत ज्यादा डर जाती है। जिसके बाद हम गांधा को देखते हैं जो कि उसी कैंडी पर निशाना लगा रहा था, पर क्रो उसके हर हमले को रोक रहा था, इसलिए गांधा को निशाना लगाने में बहुत ही मुश्किल हो रही थी। आगे क्रो ट्रेनिंग बंद करता है क्योंकि गांधा ने अपना कई सारा ब्लड यूज कर लिया था और अगर उन्होंने अपनी ट्रेनिंग कंटिन्यू रखी तो गांधा का ब्लड कम होने के कारण वो बेहोश हो सकता है। पर गांधा हार नहीं मानना चाहता था तो वो फिर से निशाना लगाता है, पर ब्लड कम होने के कारण यह हमला बहुत ही छोटा था, पर पता नहीं कैसे वो हमला कुछ सेकंड के बाद बहुत ही स्पीड से जाता है जिससे कि वो हमला कैंडी
पर तो लगता ही है और साथ ही में उसके पीछे की दीवार कई हद तक बर्बाद हो जाती है। तभी इस हमले को देखकर क्रो भी शॉक हो जाता है और गांधा से इसके बारे में कुछ पूछता कि तभी वहाँ की टीवी पर मोंक आता है और कहता है कि उसे हाइड एंड सीक पसंद नहीं है। जिसके बाद वो कोशी और शीरो को दिखाता है जिन्हें पकड़ कर रखा था और कहता है कि वो इन्हें जल्द ही मार देने वाला है। तो जो भी स्कार चेन के मेंबर्स यहाँ से भागने की कोशिश कर रहे हैं, एक तो वो इन्हें बचाते समय मारे जाए या फिर यहाँ से भागते समय, तभी कोशियो उन्हें कहती है कि वो यहाँ पे ना आए आगे और उन सबकी उम्मीदें अब तुम्हारे पास है, तो वो प्लीज यहाँ से चले जाए। तब गांधा ये देखकर उन्हें फौरन बचाने के लिए चला जाता है और तभी हम स्कारचेन मेंबर्स को देखते हैं जो कि रोने लगते हैं और अपने दिल पर पत्थर रख के वो अपने प्लान को कंटिन्यू रखते हैं। फिर हम गांधा को देखते हैं जो कि उनके पास जाने का रास्ता ढूंढ रहा होता है, पर तभी कई सोल्जर्स आके गांधा को पकड़ लेते हैं और तब गांधा भी कुछ नहीं कर पा रहा था क्योंकि वो सोल्जर्स नंबर्स में बहुत ज्यादा थे। तब वो सोल्जर गांधा को हार मानने के लिए कहता है और तभी वहां पे मिनत्सुकी आती है और उन सभी सोल्जर्स को मार देती है और गांधा को मोंग कहाँ पे है ये बताकर वहां से चली जाती है। तब गांधा उसे अपने साथ आने के लिए कहता है पर मिनत्सुकी इसके लिए मना करती है, ये कहते हुए कि उसे उनकी कोई परवाह नहीं है और वैसे भी मेरा भाई अभी बहुत इंजर्ड है तो वो उसे अकेला नहीं छोड़ सकती। तब गांधा भी समझ जाता है और उसकी जान बचाने के लिए उसका शुक्रिया अदा करके वहां से चला जाता है। तब हम सभी स्कारचेन मेंबर्स को देखते हैं जिन पे कई सोल्जर्स ने हमला कर दिया था। तो कुछ मेंबर्स उनसे भागने की कोशिश करते हैं तो कुछ उनसे लड़ाई करने लगते हैं। फिर आगे गांधा मोंग के पास पहुंच जाता है पर वहां पे कई सोल्जर्स थे। तब गांधा अपनी पावर से उन पे हमला करता है। यहाँ पे इस बार वो कम ब्लड और शार्प हमला करता है जिससे कि यह हमला बहुत ही स्ट्रॉन्ग बन जाता है और वो कई सोल्जर्स को भी मार पाता है। पर उसके खुद के शरीर में पहले से ही ब्लड कम था, इस वजह से उसकी हालत और भी खराब होने लगती है। तब शीरो को गांधा की यह हालत देखकर बहुत ही बुरा लगता है, इसलिए वो जैसे तैसे करके उसके पास जाने लगती है। पर तभी वहां पे वही छोटी बच्ची आती है जिसने नाकी के साथ लड़ाई करी थी। इस बच्ची का नाम डाइडा है। तब वो शीरो के पैरों पर हमला करती है जिससे कि शीरो के पैरों की हड्डी ही टूट जाती है और तभी वहां पे और भी सोल्जर्स आ जाते हैं। तब मोंग ये सब देखकर अजीब तरीके से हंसने लगता है और फिर अपने पीछे का दरवाजा खुलवाता है जहाँ पे हम नागी को देख पाता है। तब कोशियो नागी के पास जाकर उसे यहाँ से एक साथ भाग चलने के लिए कहती है और इसे याद दिलाती है कि उसकी बेटी उसका इंतजार कर रही है। पर तब नागी हंसने लगता है और अपना लॉकेट उसके सामने फेंकता है और कहता है कि इस लॉकेट में कोई फोटो नहीं है ना। फिर आगे वो कहता है कि जब उसकी वाइफ मारी गई थी तो वो बच्ची उसके पेट में ही थी तो वो आखिर कैसे ही बच पाती। फिर वो कहता है कि मेरे अंदर बस नफरत ही है, उससे नफरत है जो भी जिंदा है, उसे नफरत है इस जगह से, इसलिए वो खुद को तो मारेगा ही पर पहले वो यहाँ के सभी लोगों को मार देगा और इस जगह को डिस्ट्रॉय कर देगा। जिसके बाद वो उस पूरी जगह को बर्बाद करने लगता है। तब ये सब देखकर मोंग बहुत ज्यादा खुश होता है। सच कहूँ तो जरूर से मोंग ने ही नागी के साथ कुछ तो बहुत ही बुरा करा है। इसी वजह से नागी की पूरी पर्सनालिटी ही चेंज हो गई है, उसके अंदर अब बस नफरत भरी हुई है। अब अगला एपिसोड लास्ट होगा और साथ ही में बहुत ही इंटेंस भरा होगा। अभी के लिए ये एपिसोड यहीं पे एंड होता है। मुझे कमेंट्स में जरूर बताना कि तुम्हें ये एपिसोड कैसा लगा और तब तक के लिए सुनते रहना कुर्त एक्सप्लेन्ड। एपिसोड के शुरू में हम कोशियो को देखते हैं जिसे बहुत ही बुरा लग रहा होता है क्योंकि उसे लगा था कि वो नागी को इस जगह से भागने में मदद कर पाएगी पर वो उसे प्रोटेक्ट भी नहीं कर पाई। अभी हम नागी को देखते हैं जो कि साइकोपाथ की तरह वहां के सोल्जर्स को मारने लगता है। तब डायडा मोंग को कहती है कि वो हमारे सभी लोगों को मार देगा पर मोंग डायडा को कुछ भी नहीं कहता और बस नागी को ही देखता रहता है। फिर हम देखते हैं कि नागी सोल्जर्स को मारते हुए शीरो के पास पहुंच जाता है और तब पैरों की हड्डी टूटने के कारण शीरो वहां से हिल भी नहीं पा रही थी। तभी गांता शीरो को बचाने के लिए उसके सामने आकर खड़ा होता है पर तब नागी उसे ही पीटने लगता है और वो उसे इतना मारता है कि उसका कई सारा खून शीरो पर भी गिर जाता है। तब शीरो गांता से रिक्वेस्ट करने लगती है कि वो यहाँ से चला जाए क्योंकि शीरो को उसकी मदद नहीं चाहिए थी क्योंकि शायद से वो अभी भी गांता पर गुस्सा है। तब गांता शीरो की कोई बात नहीं मानता और उसे बचाने के लिए वो नागी से मार खाता रहता है। फिर कुछ देर बाद गांता नागी को कहता है कि मुझे भी बुरा लगा था जब मेरे सारे दोस्त मर गए थे पर उसी ने ही तो मुझे समझाया था कि यहाँ पे रिवेंज के लिए कोई टाइम नहीं है। तब नागी कहता है कि मेरी उम्मीद और मेरी होप बस मेरी बच्ची ही थी जिसके लिए मैंने इतनी सारी मेहनत करी थी पर अभी वो ही जिंदा नहीं है। और फिर इस जगह को कोसते हुए वो गांता को जोर का पंच मारता है। तब गांता जैसे तैसे करके वापस खड़ा होता है और कहता है कि वो उसका पेन तो नहीं समझ पाएगा पर जो मरे हुए लोग हैं वो वापस नहीं आएंगे और इससे जो लोनलीनेस और रिग्रेट होता है ये मुझे पता है। और फिर वो नागी से पूछता है कि जो उसके पास इतने अच्छे लोग हैं क्या वो उन्हें नहीं देख सकता। तब नागी कहता है कि उसके पास अब ऐसा कोई भी नहीं है
पर गांता उसे कहता है कि जो चीजें इंपॉर्टेंट है वो उनको देख ही नहीं रहा है, क्योंकि उसे बहुत ही शर्म आती है उन्हें देखने में। तब गांता की इन बातों से नागी सोच में पड़ जाता है और तभी उसे कोशो के बेल का साउंड सुनाई देता है, जिसे कहीं ना कहीं नागी वापस होश में आने लगता है, खुद को वो वापस कंट्रोल करने लगता है। फिर आगे गांता उससे कहता है कि मेरी लाइट, मेरी होप अभी भी है। भले ही मैंने बहुत ही बेवकूफ़ी करी होगी, पर मैंने उसे कभी भी नहीं छोड़ूंगा। हाँ, मैं पावरफुल नहीं हूँ और ये जगह भी डार्कनेस से भरी हुई है, पर तभी भी मैं अपनी बेस्ट फ्रेंड को प्रोटेक्ट करूंगा। और शीरो के सामने वापस खड़ा हो जाता है। तब गांता की इन बातों से शीरो के आंखों से आंसू निकल आते हैं। तब शीरो कुछ कहती कि तभी गांता की हालत खराब होने लगती है और वो नीचे गिर जाता है। और यह हालत खराब होने के पीछे का रीजन बहुत ही सीरियस होता है, क्योंकि उसने जो कॉलर पहना हुआ है उसका टाइमर अब खत्म होने ही वाला होता है और अभी गांधा के पास एक भी कैंडी भी नहीं होती। इसी दौरान हम नागी को देखते हैं जो कि अपनी सोच में ही डूबा होता है। तभी कोशो उसे थप्पड़ मारती है और उसे होश में आने के लिए कहती है और उसे याद दिलाती है कि वो हमारा लीडर है। तब नागी अपने हाथों को देखता है जो कि खून से भरे होते हैं। इससे नागी के आंखों से आंसू निकल आते हैं। तब कोशो उसे गले लगाती है और कहती है कि अगर उसे रोना है या फिर माफी मांगनी है तो यहाँ से निकलने के बाद वो मांग सकता है। तब नागी उसे कुछ कहता कि तभी मॉन्क कोशो के चेस्ट पर हमला करता है और कहता है कि मेरे डीमन से वो दूर रहे। फिर ऑब्वियसली नागी इससे बहुत ही सैड हो जाता है और कोशो को अपनी आंखें खोलने के लिए कहता है। तो गांधा को भी ये सब देखकर बहुत ही बुरा लगता है, तो वो गुस्से में आकर मॉन्क पर हमला करता है। गांधा का यह हमला बहुत ही पावरफुल था, जिससे मॉन्क बहुत ही दूर जाके गिरता है, पर इतने पावरफुल हमले से भी मॉन्क को कुछ भी नहीं होता। तभी हम कोशो को देखते हैं जो कि अपनी आंखें खोलती है और पहले तो वो अपनी पावर से अपनी ब्लड को बाहर निकलने से रोकती है। तभी मॉन्क कहता है कि उसने जानबूझकर उसके दिल पर हमला नहीं करा था और फिर वो नागी को कहता है कि वो कोशो को मार दे। पर तब नागी ये करने से मना करता है और कहता है कि वो एक इंसान है, कोई डीमन नहीं है। तब ये सुनकर मॉन्क अपनी गन से उस पर हमला करता है और तो इस हमले से नागी के पेट में बहुत ही बड़ा होल बन जाता है और फिर पागलों की तरह मॉन्क अपने ही सोल्जर्स को मारने लगता है। पर आखिर मॉन्क ऐसा क्यों कर रहा है, इसे समझने के लिए हम उसके पास को देखते हैं, जहाँ पे मॉन्क एक टेम्पल में काम कर रहा था। तभी वहां पे 3 बच्चे आते हैं और उसे बिना किसी वजह से पीटने लगते हैं। इसके बाद जब वो इस टेम्पल के बड़े प्रीस्ट से मिलता है तो वो प्रीस्ट उसे कहता है कि वो उन बच्चों से दूर रहे। तो मॉन्क उनसे पूछता है कि ऐसा कोई रास्ता है जहाँ से मानवता को मोक्ष मिल सके, या फिर इंसान बस सफर करता रहेगा इस बर्थ, एजिंग, इलनेस और डेथ से। और आखिर क्यों बुद्धा ने डेथ और सफरिंग खुद से एक्सपीरियंस नहीं की। फिर हम कुछ दिनों के बाद देखते हैं कि उस जगह पर रेड होल इंसिडेंस होता है, जिससे कि वहां के टेम्पल्स अर्थक्वेक के कारण गिर जाते हैं। फिर जब अर्थक्वेक शांत हो जाता है तब मॉन्क को एक टेम्पल के नीचे वही लड़का मिलता है जिसने उसे पीटा था। तब वो लड़का मॉन्क से मदद मांगता है कि वो उसे यहाँ से बाहर निकाले। फिर हम प्रीस्ट को देखते हैं जो कि बच्चों को ढूंढ रहे होते हैं। तभी उन्हें मॉन्क मिलता तो है, पर वो उसे देखकर बहुत ही शॉक हो जाते हैं, क्योंकि तब मॉन्क ने 3 लड़कों को मारकर बहुत ही अजीब तरीके से रखा था। देखने में मानो वो एक इविल गॉड की तरह लग रहा था। तब मॉन्क प्रीस्ट को कहता है कि मुझे एक रास्ता मिल चुका है मानवता को बचाने का, और ये कहते हुए वो बहुत ही डरावने तरीके से हंसने लगता है। फिर हम आगे प्रेजेंट में देखते हैं जहाँ पे मॉन्क कहता है कि साइलेंस एक डेथ है, पीस एक डेथ है, कामनेस एक डेथ है और आंसर भी एक डेथ है। डेथ एक मोक्ष पाने का रास्ता है। और तब हमें उसके पीछे एक स्टैचू दिखता है जो कि बहुत ही ईविल दिख रहा था और शायद से मॉन्क इसे ही अपना भगवान बना लिया है। तभी गांधा की हालत उस कॉलर की वजह से और भी खराब होने लगती है, क्योंकि अब उस कॉलर से पॉइजन निकलकर उसके शरीर में जा रहा था। तब मॉन्क उसे कहता है कि वो उसे मार देगा, जिससे कि उसे भी मोक्ष मिल जाएगा। तभी हम उस बच्ची डायडा को देखते हैं जो कि मॉन्क से डर कर वहां से भाग रही होती है। पर तभी उसे साकीगामी दिखती है जो कि एक आदमी को मारकर उसका खून पी रही थी। तभी डायडा उस पर हमला करती है, पर साकीगामी उसे बस अपने एक ही हमले से मार देती है। फिर हम गांधा को देखते हैं जिसके सामने कई सारी चीजें हो रही थी, पर वो कुछ भी नहीं कर पा रहा था। तो मॉन्क गांधा पर गन रखकर कहता है कि ये दुनिया बस बिट्रेल, रिग्रेट, सैडनेस, सफरिंग, मैडनेस और पेन से भरी हुई है, पर मैंने ही सभी को इन चीजों से बचाया है। और तब वो उसे गोली मारता है कि तभी गांधा के चेस्ट में वही रेड कलर का जेम वापस अपीयर हो जाता है और उसके साथ साथ उसके शरीर पे रेड कलर की लाइंस भी अपीयर हो जाती है और ये सेम लाइंस शीरो के शरीर पर भी अपीयर हो जाती है। फिर आगे गांधा मॉन्क को कहता है कि जो उसने कहा है वो सब कुछ सच है,
पर मेरे पास होप है क्योंकि मेरे पास दोस्त है। और फिर वो उस पर हमला करता है। यह हमला गांता का सबसे पावरफुल हमला था। इसे खुद मोंग को रोक नहीं पा रहा था, तो वो इसे डॉज करने की कोशिश करता है, पर तभी उसे नागी पकड़ लेता है और कहता है कि वो उसे नरक तक का रास्ता दिखाएगा। फिर कुछ देर के बाद हम देखते हैं कि वो जगह पूरी तरह से बर्बाद हो जाती है। तब गांता नागी के पास जाता है। तब नागी की हालत बहुत ही खराब हो गई थी और शायद से उसके पास अब टाइम नहीं बचा था। तब वो गांता को अपनी कैंडी देता है और उसे कहता है कि उसके अंदर बहुत ही होप है। और फिर वो कुशो को थैंक यू कहता है उसके लिए इतना सब कुछ करने के लिए। और फिर ये सब कहकर वो मर जाता है। फिर कुछ टाइम के बाद शीरो होश में आती है। तब गांधा उसके पास ही बैठा था। तब शीरो उसे पूछती है कि उसे बाहर जाना था ना, तो वो गया नहीं। तब गांधा कहता है कि वो अपने दोस्तों को पीछे छोड़कर कैसे जा सकता है, और फिर वो उसे माफी मांगता है उसे थप्पड़ मारने के लिए। तब शीरो कहती है कि उसे अब कोई दर्द नहीं हो रहा। और हाँ, मैं बता दूं कि जो स्कार चेन के मेंबर्स हैं जो कि इस जगह से बाहर निकलने की कोशिश कर रहे थे, और में से बस 3 ही लोग वहां से सक्सेसफुली भाग पाते हैं। फिर कुछ दिनों के बाद हम कांता और शीरो को देखते हैं जो कि एक बिल्डिंग की छत पर बैठे होते हैं। तब शीरो एक गाना बोल रही होती है और ये गाना उसे कांता की मॉम ने सिखाया था, पर तब कांता उसे ये गाने से मना करता है क्योंकि उस दिन रेडमैन भी यही गाना गा रहा था। पर आखिर उस रेडमैन को इस गाने के बारे में कैसे पता है? अब हम ये जानेंगे अगले सीजन में। इसी के साथ ये एपिसोड और ये सीजन यहीं पे एंड होता है। मुझे कमेंट्स में जरूर बताना कि तुम्हें ये सीजन कैसा लगा, और इसी के साथ सुनते रहना कुरित एक्सप्लेन्ड।